Why are Korean serials doing well across the globe? Across the globe. Across the globe. Because I'm dubbing a lot of Korean Korean serials. serial. And when I'm seeing Korean serials, ऐसा लगता है यार मैं 60s की हिंदी फिल्म देख रहा हूँ. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस बातचीत की महफिल में पहली बार हम असीम सामंतन से मिल रहे हैं, शक्ति सामंता के बेटे, जिनकी ये 100th बर्थ सेंटेनरी है. उसे मनाने कहिए या दर्शकों के सामने उनका फिल्मों का सफ़र एक बार फिर रूबरू करने के लिए हम असीम दा से यहाँ पे आज बातचीत करेंगे. वेलकम असीम दा नमस्कार. टू आवर पॉडकास्ट शो. Pleasure. शक्ति दा की ये बर्थ सेंटेनरी, 100 बर्थ सेंटेनरी, जी. किस तरह की यादें आज हम अपने दर्शकों से मुहैया करवाएंगे? देखिए, सबसे आउटस्टैंडिंग बात जो है डैड का कि उनके फिल्मों में हर फिल्म में गाने बहुत अच्छे होते थे. ये एक स्पेशलिटी था उनकी फिल्मों में कि सारे गाने बहुत अच्छे थे. एंड आई काउंटेड, एक दिन मैं बैठ के गिनती कर रहा था तो कुछ 120 गाने जो हैं उनके सुपर हिट गाने हैं, विच इज़ क्वाइट अ फीट कि इतने गाने उनके फिल्मों में इतनी अच्छी तरह से. सो दैट इज़ वन स्पेशलिटी जो है. बहुत कम लोगों का इतने गाने होंगे जो इतने सुपर हिट हुए हैं. सो ये एक स्पेशलिटी है. हिट फिल्म तो कई लोगों ने बनाया, लेकिन सुपर हिट गाने बहुत कम लोगों ने बनाया. तो ये एक स्पेशलिटी रहा है उनका. उनकी फिल्मों की कामयाबी तो दर्शकों ने देखी, मतलब जो इस जनरेशन के हैं, जी नई जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने भी उनकी फिल्में देखी है. जी. लेकिन हम काफ़ी समय से ये सुनते आ रहे हैं कि शक्ति दा फिल्मों में बाद में निर्देशक बने. वो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर भी बनना चाहते थे, उससे पहले एक्टर भी बनना चाहते थे, और उससे पहले भी वो टीचर बने. जी थोड़ा जी. सा जर्नी बताइए ना. जी, एक्चुअली क्या है कि वो एक्चुअली 4 साल के थे तब उनके फादर, मेरे ग्रैंडफादर का डेथ हो गया. तो फिर उसके बाद वो अपने अंकल के साथ रहने लगे जो बदायूं में रहते थे, यूपी में. वहाँ बदायूं से वो लोग शिफ्ट कर गए दार्जिलिंग जब वो 6 साल के थे. मतलब 2 साल बदायूं में रहे. उसके बाद तो उनका स्कूलिंग पूरा जो है, और इवन फर्स्ट 1-2 साल कॉलेज का जो है वो देहरादून में हुआ. तो देहरादून में ही उनकी मतलब पूरा लाइफ बीता, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ. और देहरादून में उनके जो स्कूल था वो उसका प्रिंसिपल जो था वो ब्रिटिशर थे. सो इसलिए उनका एजुकेशन जो है वो बहुत हाई लेवल का एजुकेशन हुआ. और स्कूल में और कॉलेज में दोनों जगह वो ड्रामेटिक्स में बहुत पार्टिसिपेट करते थे. और उनको फ्लूट बजाने का बहुत शौक था, तो फ्लूट भी बहुत अच्छा बजाते थे. तो इसकी ये वजह सब से इनबॉर्न ही था. इनबॉर्न था ना, और ऑब्वियसली इनबॉर्न था, नो ट्रेनिंग. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, तो ही यूज्ड टू एक्ट ऑन द स्टेज. तो और वो फ्लूट बजाते थे, तो म्यूजिक का भी बहुत शौक था. तो इसी वजह से उनके फिल्मों में बाद में इतने वो जो एडवांटेज मिला उसका, फ्लूट का और एक्टिंग का, वो सब एक एडवांटेज फिल्मों में दिखाई देने लगा बाद में. तो अब जब उनकी पढ़ाई खत्म हुई तो वो सोचने लगे अब क्या किया जाए. तो उनको दो चीज़ का शौक था. एक तो या तो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना, या तो एयरफोर्स ज्वाइन करना. तो उन्होंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया. तब उस वक्त ब्रिटिश का राज था. तो रॉयल ब्रिटिश एयरवेज में उनको आर्मी एयरफोर्स में उनको एडमिशन मिल गया. फिर मेरे ग्रैंडमदर जो हैं वो बहुत रोने लगे कि आई लॉस्ट माई हस्बैंड, और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ. तो फिर उन्होंने सोचा अच्छा ठीक है, मैं एयरफोर्स नहीं ज्वाइन करूँगा, लेकिन मैं फिल्मों में ज़रूर कोशिश करूँगा. अब उनको फिल्मों के बारे में कुछ पता नहीं था. इतना पता था कि बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री है. तो वो फिर बम्बई में ढूंढने लगे कि कोई पहले तो नौकरी हो, नहीं तो. एक मिनट आपको इंटरप्ट कर जी दी. जी जी. ये एयरफोर्स में वो जो जाना चाहते थे, ये फैसिनेशन कहीं आराधना के
इसमें तो नहीं आया? वो मैंने उनसे पूछा नहीं, लेकिन हो सकता है, हो सकता है। खैर, तो फिर वो बम्बई में कोई नौकरी ढूंढने लगे, तो उनको बम्बई के बारे में पता नहीं था, तो उनको नौकरी मिला एक स्कूल टीचर का दापोली में। दापोली? दापोली वो अलीबाग के आगे है। अच्छा। तो फिर वो कोई एंग्लो मुस्लिम स्कूल था, तो वहाँ टीचर का नौकरी मिल गया उनको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। तो वो उधर आ गए। उनको वो फिर वहाँ जो थे वो सारे स्टूडेंट्स जो थे 21-22 उनके ही उम्र के थे। ये डैड 21 साल के थे, वो लोग भी 20-21 साल के ही थे। तो मेरे ख्याल से वो लोग शायद लेट स्कूल ज्वाइन किया होगा, इसलिए वो एज सेम था उनका। तो वो पढ़ाने लगे और उन्होंने फिर प्रिंसिपल से कहा कि ये स्पोर्ट्स में बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मैं इनके लिए स्पोर्ट्स का फैसिलिटी कर दूं और मैं ट्रेनिंग भी दे दूंगा। तो फिर वो खुश हो गए प्रिंसिपल और उन्होंने हाँ कर दिया। और तो वो टीचर बन गए और वहाँ वो, क्योंकि मुस्लिम स्कूल था, तो फिर फ्राइडे को छुट्टी हुआ करता था। वो फ्राइडे को बम्बे आ जाते थे और स्टूडियोज में घुमा करते थे टू अंडरस्टैंड ये क्या स्टूडियोज क्या होता है, क्या नहीं होता है। और कुछ बंगाली लोग थे, उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि दापोली से बम्बई आना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर वो ढूंढने लगे कोई नौकरी यहाँ बम्बई में मिल जाए। तो फिर उनको एक पंजाब बैंक में नौकरी मिल गई एज अ कैशियर या समथिंग। तो वहाँ कुछ 6 महीने या 1 साल तक नौकरी करते रहे। तो फिर उन्होंने देखा कि ये बहुत कैपेबल है, तो इनको बोला कि हेड ऑफिस पंजाब चले जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे पंजाब नहीं जाना है, मुझे यहाँ बम्बई में नौकरी करना है। तो उन्होंने बोला तो एनीवे इतने में उनको फिर मिल गया असिस्टेंट डायरेक्टर या सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर का नौकरी। एंड हु गेव दिस अपॉर्चुनिटी? मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, सतीश निगम। Okay. सतीश निगम, सुनहरे दिन करके कोई एक फिल्म थी, राज कपूर और निगार सुल्ताना वगैरह। तो उन्होंने उनसे डैड को उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें एडिटिंग आती है क्या? तो उन्होंने, क्योंकि बिना एडिटिंग का मैं नहीं लूँगा असिस्टेंट, तो उन्होंने हाँ कर दिया, झूठ बोल दिया, कुछ मालूम नहीं था एडिटिंग क्या होती है। तो फिर वो स्टूडियो में किसी एडिटर, जो सबसे बड़े एडिटर थे उस वक्त, तो उनको मिला, बोला कि भाई मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, ये इन्होंने मुझे, डायरेक्टर ने बोला कि चांस दूंगा लेकिन तुमको एडिटिंग आनी चाहिए, आप मुझे एडिटिंग 10 दिन के अंदर एडिटिंग सिखा दीजिए, क्योंकि वरना मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। मेरी 4-5 फिल्मों की एडिटिंग साथ साथ चल रही है, 24 घंटे एडिटिंग हो रहा है, मेरे अलग अलग टीम्स हैं, तुम एक काम करो, तुम अपना बोरिया बिस्तरा लेके मेरे एडिटिंग रूम में आ जाओ, तो सारा दिन रात तुम एडिटिंग अटेंड करना। तो वो वही किया उन्होंने, अपना बोरी बिस्तर जो भी था, एक छोटा सा बैग वो लेके वहाँ शिफ्ट हो गए उनके एडिटिंग रूम में, वहीं सोना, वहीं काम करना, वहीं नहाना, वहीं खाना, सब कुछ वहीं। तो वो 8-10 दिन के अंदर वो एडिटिंग सीख गए। ही वॉज इंटेलिजेंट मैन, सो क्विक पिकअप कर लिया। तो फिर जब नौकरी शुरू किया उन्होंने, तो उनको एडिटिंग का पूरा आने लगा, तो फिर वो खुश थे डायरेक्टर। और उनके सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये था कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। हिंदी अच्छी थी? हाँ, क्योंकि वो डैड तो यूपी में पढ़े पहले ना, तो देहरादून में, तो दैट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज। उसी की वजह से फिर उनको बॉम्बे टॉकीज में नौकरी मिली, क्योंकि वहाँ जो टॉप डायरेक्टर्स थे, ज्ञान मुखर्जी और फनी मजूमदार, दोनों बंगाली थे, और उनका हिंदी अच्छा नहीं था, तो उनको एक जैकपॉट मिल गया शक्ति सामंता में। अमूमन देखा गया कि बंगाली लोगों की हिंदी थोड़ी वीक होती है। जी, और इसीलिए किशोर कुमार, अशोक कुमार का बहुत हिंदी अच्छी है, क्योंकि वो यूपी से है, हाँ, और डैड भी यूपी से हैं। वो खंडवा से थे ना? खंडवा से, हाँ, यूपी में है ना, यूपी में, तो उनका एमपी में, शायद एमपी में, तो एमपी के तो हिंदी तो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। तो इसीलिए ये लोग इतना कामयाब हुए, क्योंकि इनकी हिंदी अच्छी थी। राइट। तो क्या ये लोग, ज्ञान मुखर्जी, फनी मजूमदार, ये लोग बंगला में लिखते थे सीन्स, और डैड को बोलते थे अरे इसको जरा हिंदी में कर दो, और वो जो हिंदी में ट्रांसलेशन करके
और वो सीन को और उभार लेते थे। अरे वाह। वो लोग फिर वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए उनसे और उनको उनकी नौकरी पक्की हो गई। तो इस तरह से उनका इनिशियल जर्नी जो है शुरू हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। और इनका नाम कई फिल्मों में एज एन डायलॉग राइटर और असिस्टेंट डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर भी था उन दिनों में, एज एन असिस्टेंट के दिनों में। Right. So, how the journey to next level went? I mean, to into a production, full-fledged production, जी उसके and बाद then into direction. जी उसके बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर से फिर उनको एक डायरेक्शन का चांस मिला, जो फिल्म का टाइटल था बहू, करण दीवान और जो भी थी। तो वो शुरू हुआ और उसके साथ साथ कुछ ही दिनों के अंदर उनको और एक फिल्म का चांस मिला, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के प्रोड्यूसर थे मिस्टर करीम नडियाडवाला, जो नडियाडवाला फैमिली के नंबर 1 एल्डेस्ट थे। उनके बेटे थे गफार भाई नडियाडवाला, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। जी। और करीम भाई का ग्रैंडसन है साजिद नडियाडवाला, जो आज बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। जी जी। तो वो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो एच.एस. बिहारी हमारे लिरिक राइटर थे, डैडी के लिरिक राइटर थे। It's quite known. वेरी वेल नोन, सुपर्ब सॉन्ग्स ही हैज रिटन। Yes. तो ही वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर। तो उन्होंने कहा कि मैं पुष्पा पार्क में रहता हूँ मलाड में, और वो जो मालिक है उनका नाम करीम भाई नडियाडवाला है, वो फिल्म बनाना चाहते हैं, उनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि 1 लाख में पिक्चर बनाना चाहता हूँ मैं। तो डैड ने बोला अभी, और अशोक कुमार को चाहते हैं। तो डैड ने बोला अशोक कुमार को लेके 1 लाख में तो फिल्म नहीं बनेगी, 3 लाख में बनेगी। तब भी उनका रेम्यूनरेशन बहुत होगा ना दादा मुनि का? जी 75,000 था, मैंने सुना। ओहो। हाँ, तो फिर डैड ने उनसे कहा तो नहीं बनेगी 1 लाख में। तो उन्होंने बोला तुम एक बोल दो, सेठ जी आएंगे अभी, तो तुम बोल देना बन जाएगी। उन्होंने झूठ बोलूं? बोला हाँ झूठ बोलो, एक बार पिक्चर शुरू हो जाए, सेठ जी तो बहुत अमीर आदमी है, वो पैसा लगा देंगे। डैड ने बोला मैं नहीं झूठ बोलूंगा। अरे भाई तुमको चांस चाहिए या नहीं चाहिए? 2-4 गाली दिया और बोला कि तुम झूठ बोलोगे। तो डैड ने बोला अच्छा ठीक है। तो इतने में सेठ जी आ गए, गफार भाई भी आए थे साथ में। गफार भाई 14 साल के थे, हाफ पैंट में आए थे। तो वो डैड ने कहा मुझसे, तो फिर उन्होंने आके पूछा कि भाई 1 लाख में बन जाएगी पिक्चर? डैड ने बोला नहीं। एच.एस. बिहारी साहब एकदम से गुस्से में उनको देखा, तो ये तो बोल रहे थे 1 लाख में बन जाएगा। नहीं जी 1 लाख में नहीं बनेगा, 3 लाख में बनेगी। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई अच्छे डायरेक्टर को ले लीजिए, बड़े नामचीन डायरेक्टर को ले लीजिए, तो फिर आपकी पिक्चर पहले ही बिक जाएगी, तो आपका 1 लाख में ही बन जाएगा। मेरे नाम से शायद नहीं बिके पिक्चर, तो फिर आपको 3 लाख का प्रोविजन रखना पड़ेगा। अच्छा हम सोच के बताएंगे करके चले गए। उसके बाद बिहारी साहब ने 15 गालियां और दी और चले गए वहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद बिहारी साहब फिर से आ गए, अरे शक्ति कमाल हो गया, वो सेठ जी तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं। तो सेठ जी आ गए और बोला कि हमने घर जाके बहुत सोचा, हमने सोचा कि तुम ईमानदार आदमी हो, और हमने सोचा कि हमारी फिल्म तुम ही बनाओगे और कोई नहीं, हम 3 लाख लगाएंगे। तो इस तरह से उनको इंस्पेक्टर का चांस मिला और उनके साथ बहुत दोस्ती हो गई। गफार भाई नडियाडवाला के साथ तो उनकी दोस्ती एंड तक था, बहुत गहरा दोस्ती। तो दिस इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड। और उसके बाद इंस्पेक्टर हिट हो गई, बहू नहीं चली लेकिन इंस्पेक्टर हिट हो गई। उसके बाद 2-3 फिल्में और बनाई और 1958 में उन्होंने अपने बैनर में खुद शुरू किया हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज आइकॉनिक फिल्म, अशोक कुमार एंड मधुबाला। अशोक कुमार मधुबाला, एंड इट वाज वेरी बिग हिट। एंड आज तक उसके गाने सुपर हिट हैं। बिल्कुल। आज भी फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स ने, अभी कुछ साल पहले उन्होंने देखा था, कुछ 40-50 स्टूडेंट्स आके देखा उन्होंने, और वो लोग का रिएक्शन जो मैंने सुना, दे वर टोटली फ्लोर्ड। उन्होंने बोला 1958 में बनी इतनी ये पिक्चर टेरिफिक है, Ahead of its time. ahead of its time, and technically and shot taking and execution, everything was mind blowing. So they were very impressed. That's what
The element of thrill, music, taking, and the songs and the music. songs तो Oh, yeah, yeah. milestone है. और आज भी आशाताई भोसले का आइए मेहरबा, क्या सॉन्ग है. एब्सोल्युटली. एंड उस सॉन्ग को लेके कुछ मेमोरी आपको याद है? आप तो तभी कुछ मैं भी याद नहीं होगा. मैं क्या 4 साल का था तभी. बिल्कुल कुछ याद ही नहीं हाँ. होगा. खैर वो गाना तो बहुत टेरिफिक उन्होंने गाया. और ये गाना जो था चिंचिन चू बाबा चिंचिन चू, वो गाना तो मुझे याद है कि हर शादी के बैंड में वो बजता ही था. हेलन जी चिंचिन का. चू बाबा जो हेलन जी ने डांस किया था. वो हेलन उस वक्त कुछ 17-18 साल की थी. क्यूट ना. बहुत ब्यूटीफुल एंड सो क्यूट. एंड उसमें देखा था कि वो डांस करते करते कपड़े चेंज हो जाते हैं. वो एक कमाल का टेक्निक कमाल था का टेक्निक. कि एक रनिंग शॉट में ड्रेस चेंज हो गया. स्टॉप ब्लॉक में किया था वो. उन्होंने फिर यूज किया एक रणबीर कपूर की पिक्चर में. यशराज की एक फिल्म थी जिसमें रणबीर कपूर नाचते नाचते उसके ड्रेसेस चेंज हो जाते हैं. उस वक्त बहुत लोगों ने कमेंट किया क्या टेक्निक है. उन्होंने बोला ये डैड ने 1958 में किया Long था. back. ये आज का टेक्निक नहीं, ये बहुत सालों पहले का टेक्निक है. So well, that is the way it was. And after Howrah Bridge? आफ्टर हावड़ा ब्रिज उन्होंने शुरू किया इंसान जाग उठा, मधुबाला एंड सुनील दत्त साहब. वो पिक्चर खास चली नहीं, ठीक ठाक चली. उसका म्यूजिक भी काफी अच्छा था. पिक्चर बहुत हिट नहीं हुई तो इसलिए गाने इतने हिट नहीं हुए, लेकिन दे आर वेरी नाइस सॉन्ग्स, एस डी बर्मन सॉन्ग्स. उसके बाद उन्होंने शुरू किया नॉटी बॉय विद किशोर कुमार एंड मधुबाला. अनफॉर्चुनेटली मधुबाला जी फेल इल एंड शी वाज टोल्ड कि इसके आगे आप काम नहीं करेंगी क्योंकि आपका हार्ट बहुत प्रॉब्लमेटिक है. आप एक दिन भी स्ट्रेस किया तो आपका डेथ हो जाएगा. तो फिर उनको रोकना पड़ा. तो फिर वो फिल्म She मैंने was married with Kishore Da? No, she was No. not married. She got married later on. तो उस वक्त 10 रील फिल्म बन चुकी थी. डैड मुझसे कह रहे थे कि वो फिल्म जो 10 रील बनी थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी. उसके बाद वो बंद हो गई. उसके बाद उन्होंने रीशूट किया कल्पना के साथ. तो डैड मुझसे कह रहे थे कि कल्पना के साथ वही सीन. कल्पना या कल्पना कार्तिक? नहीं, कल्पना, नॉट कल्पना कार्तिक. प्रोफेसर वाली कल्पना. प्रोफेसर वाली कल्पना. ओके. अनफॉर्चुनेटली वो जो कॉमेडी इज एवरीथिंग इज अबाउट टाइमिंग. तो टाइमिंग ऑफ किशोर कुमार एंड मधुबाला वाज 100 out of 100, मे बी 120 out of 100. या करेक्ट. एंड किशोर कुमार एंड मधुबाला, किशोर कुमार एंड कल्पना का टाइमिंग 0 था. तो इसलिए वही सीन्स जो बहुत माइंड ब्लोइंग लग रहा था मधुबाला और किशोर के साथ, वो 0 हो गया और वो फिल्म चली भी नहीं. और पिक्चर क्योंकि दोबारा बननी पड़ी 10 रील, तो इतना बजट भी ऊपर हो गया कि वो पिक्चर ने डैड को बिल्कुल मतलब फाइनेंशियली बहुत ही धक्का लगा. उसके बाद चाइना टाउन उन्होंने बनाया शमी अंकल के साथ और वो पिक्चर भी हिट हो गई. तो उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक. उसके बाद it was only one way, success and success. So that was it. Anything special memories with Shammi Kapoor, and we will come after that Kaka Rajesh Khanna and Evening in Paris. जी. What a film. What a yes, song. Yes, शम्मी जी के साथ तो उनका बहुत close relationship था. First film he made was FC Mehra's Singapore. FC मेहरा जी प्रोड्यूसर थे, डैड डायरेक्टर थे. और सिंगापुर के वक्त डैड कभी कभी एकदम डिप्रेस्ड हो जाते थे बिकॉज वो नॉटी बॉय रुक चुकी थी. तो शम्मी जी और डैड बहुत क्लोज फ्रेंडशिप हो गया था. और उनका एक रिलेशनशिप ये था कि इंस्पेक्टर में गीता बाली हीरोइन थी. तो गीता बाली के साथ दोस्ती तो डैड का था ही. तो वहाँ वो शम्मी अंकल मिलने आते थे. तो उनके साथ तभी उनकी शादी नहीं हुई थी गीता बाली और शम्मी अंकल का. तो फिर वो फ्रेंडशिप वहाँ से शुरू हुआ. ओके. हाँ. तो विच वेंट ऑन टू सिंगापुर. सिंगापुर में दोस्ती हुई. तो फिर डैड शम्मी जी ने देखा कि डैड डिप्रेस हो जाते थे कभी कभी. तो पूछा कि भाई क्या तू इतना क्यों परेशान हो जाता है कभी कभी. तो उन्होंने कहा कि यार मेरा एक फिल्म मैंने 10 रील बनाई और पिक्चर अभी बंद हो गई है. बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है. समझ में नहीं आता मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा. शम्मी अंकल ने डैड से कहा तू मेरे साथ एक पिक्चर अनाउंस कर दे. मेरी आजकल पिक्चरें अच्छी जा रही हैं और तेरी पिक्चर बिक जाएगी और तेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगा दैट, तो इसलिए वो चाइना टाउन बनी. ओके. So now this help coming from Shammi uncle was शम्मी जी. a great boost to Daddy's career. So that was a great help and that was a great gesture जो शम्मी अंकल ने दिखाई, शम्मी जी ने दिखाई. उसके बाद कश्मीर की कली बनाई जो सुपर डुपर, इवनिंग इन पेरिस बनाई. तो इस तरह से उनका इवनिंग इन पेरिस के बारे में सुना था कि वो जो सॉन्ग है ना, आसमाने से जी, आया जी, जी. फरिश्ता, उसमें शम्मी जी का ये कुछ आइडिया था ना? हाँ, उन्होंने गाना सुना और उन्होंने डैड से रिकमेंड किया था कि शक्ति अगर मैं हेलीकॉप्टर में आऊँ तो कैसा लगेगा. तो डैड ने बोला बहुत अच्छा लगेगा. तो उन्होंने बोला मैं झूलता हुआ आऊँगा वगैरह वगैरह. तो ये शम्मी अंकल ने मुझसे कहा कि मैंने बोल तो दिया, उसके बाद मुझे डर, टेक्निकली सो डिफिकल्ट. नो नॉट रियली, नो. तो मुझे डर लगने लग गया मुझे, क्योंकि वर्टिगो है. तो मैं बाद में सोचा किनको वर्टिगो था? शम्मी अंकल को. ओह अच्छा. तो उन्होंने मुझसे कहा, मतलब एक दिन हम लोग बैठे थे तो वो कह रहे थे मुझे, मैंने बोल तो दिया, उसके बाद में सोचने लगा यार मुझे वर्टिगो है, मैं क्या करूं, कैसे करूं. लेकिन मैंने सोचा मैं शम्मी कपूर हूं, हाउ कैन आई एक्ट कावर्ड. लेकिन बाद में मैंने सोचा उसको, शक्ति को हेलीकॉप्टर मिलेगा कहाँ से, बेरूट में, वो भी. तो मैं, बैरूत में शूटिंग हुई? हाँ बेरूट में शूटिंग. फिर एक दिन तेरे नेक्स्ट डे डैड आके खटखटाया, शमी गेट रेडी फास्ट, हेलीकॉप्टर मिल गया है, 11 बजे से शूटिंग रखा है, तो गेट रेडी फास्ट. तो बोला अब मर गया मैं, अब मैं क्या करूं. तो फिर से मैंने सोचा कि मैं तो शमी कपूर हूँ, मैं कि ना कैसे बोल सकता हूँ. तो मैं चला गया मैनेजर के पास, बार देखा बंद है, तो मैं चला गया मैनेजर के पास, बोला ओपन द बार. उन्होंने बोला 10 o'clock इन द मॉर्निंग. बोला यस इन द मॉर्निंग 10 o'clock, आई नीड ब्रांडी. तो उसने बार खोल दिया, उसने बॉटल ऑफ ब्रांडी दिया, उन्होंने 2 पेग मारा, बोला वेयर इज द हेलीकॉप्टर, कम ऑन शक्ति लेट्स शूट. Oh God. So he was hilarious. He was such a fabulous person. Yes. तो फिर उन्होंने, और अब क्या है देखिए, वो हेलीकॉप्टर का शोर इतना है कि गाना बज रहा है नीचे, गाना सुनाई नहीं दे रहा है, बिना सुने गाने को उन्होंने लिप सिंक किया, इतना परफेक्ट लिप सिंक. शम्मी जी ने. शम्मी जी ने, अमेजिंग पर्सन. वो जो शम्मी की जो स्टाइल थी ना, हाँ, वो उन्हीं पर जस्ती थी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. उनको म्यूजिकल सेंस बहुत था. और मैंने उनको, सुना कि उनको कोरियोग्राफर की भी नहीं, जरूरत नहीं, नहीं पड़ती, वो कोरियोग्राफर खुद ही करते थे. जी, उनका क्या था कि वो बीट के ऊपर जो उस वक्त आ गया वो कर दिया. अब उनको बोलो टेक 2 है, तो टेक 2 और टेक 1 में फर्क है, बिकॉज ही वॉज अ नेचुरल. तो वो उस वक्त जो मूड आया उस तरह से हिलते थे या जेस्चर करते थे. अब एक रिदमिक आदमी का रिदम करेक्ट ही आएगा, सिंपल इज दैट. बिल्कुल बिल्कुल. और वो मशीन की तरह एक टाइप का नहीं होता है, वो अपने आप, जैसे मैं किसी के साथ कुछ बोलना हो तो मैं प्रिपेयर करके जाऊं तो मुझे बिल्कुल नहीं होगा. उस वक्त जो बोलना है वो अपने आप आ जाएगा, अपने फ्लो में आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, वरना नहीं आएगा. So that is no, different people are different. बहुत लोग हैं जो प्रिपेयर करके ही जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग हैं जो नेचुरल हैं, तो वो तो ऊपर वाले जैसे बनाता है उसके हिसाब से ही होता है. तो क्या आपकी फिल्म में कभी कोरियोग्राफर रहा ही नहीं? ऑल सॉन्ग्स डन बाय शम्मी जी? नहीं, शम्मी जी के कोरियोग्राफर रहता था फॉर द हीरोइन. उसके लिए अभी सोलो हो तो फिर जरूरत भी नहीं होता था. या तो सोलो में भी फॉर एग्जांपल कुछ जनरल शॉट्स हो, कुछ लॉन्ग शॉट्स हो, उसमें कोरियोग्राफर वुड बी हेल्पफुल. यस, क्योंकि बीट के हिसाब से कैमरा मूवमेंट भी होता है, तो उसकी वजह से. शम्मी के साथ साथ मैं शर्मिला टैगोर के बारे में भी जानना चाहूंगी. शर्मिला जी और आपके डैड, इनकी भी एक अच्छी बॉन्डिंग थी. बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. और कई फिल्में उन्होंने साथ की. बहुत सारे फिल्में की. आराधना कहिए, अमर प्रेम कहिए, अमानुष कहिए, सो मेनी फिल्म्स. जी, सो मेनी फिल्म्स. अमानुष, आनंद आश्रम, चरित्रहीन, बहुत सारे फिल्में हैं. और फिर बंगाली वर्जन्स भी, आनंद आश्रम और अमानुष के. और बहुत ही सॉलिड विमेन ओरिएंटेड कैरेक्टर्स मिले उनको, शर्मिला जी को. तो क्या कहेंगे आप उनकी दोस्ती के बारे में,
कुछ उनकी यादें? देखिए उनको बम्बई इंडस्ट्री में तो डैड ने लेके आया था कश्मीर की कली के वक्त। उसके बाद बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई एंड शी बिकेम अ पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन से शर्मिला जी एक्सटेंडेड फैमिली इज द सामंता फैमिली एंड तो रिलेशनशिप भी वैसे ही था। दोनों एक दूसरे के ऊपर हक जमाते थे तो आर्ग्यूमेंट्स भी होते थे एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स मतलब टोटल रिस्पेक्ट एंड उनका जैसे कि हक था, ये फिल्म मैं कर रही हूँ मतलब कर रही हूँ, ये नहीं कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। इट वाज गिवन, इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड कि शर्मिला विल डू द रोल। दैट इज हाउ शी वाज देयर कंटिन्यूअसली इन एवरी। सिर्फ कटी पतंग के वक्त शी वाज प्रेग्नेंट। Oh, Kati Patang was supposed to do by Sharmila ji. नहीं, नॉट सपोज टू डू, बट अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो कटी पतंग भी उनकी ही झोली में Oh, गिर जाता। yes. तो क्योंकि राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर was a hit pair. यस, तो कटी पतंग वाज एंड डैड हैड ऑलरेडी वर्कड विद आशा पारेख इन पगला कहीं का, हाँ, और ही वाज वेरी हैप्पी विद आशा जी आशा जी. एंड आशा जी एंड डैड आल्सो क्लिक्ड वेरी वेल, so he took Asha Parekh, his second choice. She is also very fabulous actor. Yeah, oh, wonderful and wonderful person. Person Very and a wonderful. dancer as well. Very well, very good. That's why she had so many hits to her credit. उनके बुक का नाम भी तो हिट गर्ल है. अच्छा, yes, she was. मैं She was एक very good. बात पूछना चाहूंगी. We will move towards आराधना. पर ये बात मुझे विश्वजीत ने कही, द वेटरन एक्टर विश्वजीत चैटर्जी. उन्होंने कहा कि शक्तिदा आराधना में मुझे लेने वाले थे. अच्छा, वो पता नहीं मुझे। हाँ, Okay. उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना को नहीं लेने वाले थे, लेकिन मैं उस वक्त फॉरेन टूर पर चला गया और इसीलिए मेरी जगह पे राजेश खन्ना, मतलब कल का एक्टर, अकॉर्डिंग टू हिम ही जी। वाज अ जूनियर टू हिम. जी जी जी। तो मैं बहुत नाराज हुआ शक्तिदा पर. क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? मुझे आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके. मुझे नहीं पता। मुझे इतना मालूम है, स्टोरी वाज बाय सचिन भौमिक. सचिन भौमिक। इसके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं। हाँ, मतलब उनका जब इंटरव्यू किया लास्ट टू लास्ट ईयर, जी 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 जी। तब उन्होंने कहा था, Okay. मतलब ये रिसेंट इंटरव्यू नहीं है, लास्ट टू लास्ट ईयर, इट वाज जी, फॉर जी। प्रिंट. तब उन्होंने Yes. कहा था, तो लोगों के लिए तो राजेश खन्ना मतलब आराधना हैज बिकम अ वन सिंगल इक्वेशन. जी जी। डैड ने मुझसे कहा था कि ये जाने अनजाने डिले हो गई बिकॉज शमी जी हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। तो वो बिकॉज ऑफ दैट एंड शमी अंकल हैड टोल्ड डैड दैट वेट फॉर फ्यू मंथ्स, आई एम रिड्यूसिंग, आई एम डाइटिंग, आई एम डूइंग एक्सरसाइज एंड दैट। तो उन्होंने सोचा कि बीच में 6-8 महीने में मैं नए कास्ट को लेके फिल्म बना लेता हूँ। तो इस तरह से फिर उन्होंने सोचा कि इवनिंग अपना राजेश खन्ना को ऑलरेडी यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने सेलेक्ट किया था, और तो उन्होंने फिर सोचा कि राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर तो घर की हीरोइन, तो लेके शुरू कर देता हूँ। सो ये उन्होंने किसी और का जिक्र नहीं किया। ओके, मस्ट बी. तो क्या फिर प्रोसेस रही आराधना की? कुछ याद है आपको? जी, आराधना शुरू हो गई इनके साथ, गाने भी सुपर डुपर हिट हुए, गाने बहुत अच्छे बने, और मुझे याद है इसका प्रीमियर दिल्ली में उन दिनों में ऑल इंडिया रिलीज नहीं होता था एक साथ, तो दिल्ली में एक वीक पहले रिलीज हुआ, उसके एक वीक के बाद बॉम्बे में रिलीज हुआ। ओके. तो दिल्ली में जब रिलीज हुआ तो थिएटर में चैरिटी प्रीमियर था, तो काफी लोग टिकट खरीद के आए थे। तो उनमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था राजेश खन्ना में, क्योंकि नया हीरो है, मतलब 2-3 फिल्में आ चुकी थी। लुकिंग. या बट हाँ, बट हिट नया और था फ्लॉप का, इसलिए. हाँ। तो 2-3 फिल्में जो आई थी राजेश खन्ना का, चली वाली नहीं नहीं थी। चली. तो फिर आखिरी खत थी ना आखिरी खत थी, हाँ. और एक राज, और शायद बहारों के सपने, बहारों के तीन सपने फिल्में। आशा जी के साथ जी, तो कोई फिल्म चली नहीं थी। चली नहीं. तो
मतलब वो राजेश खन्ना को देख के कोई एक्साइटमेंट नहीं था उनको, ओके ये शुरू होने से पहले। पिक्चर खत्म हुआ तो जितने भी लोग थे वो सारे राजेश खन्ना को घेर के ऑटोग्राफ मांग रहे थे। तो मैंने जो देखा, मैं तभी 15 साल का था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि एक आदमी स्टार बन गया, 3 घंटे के अंदर स्टार बन 3 गया। घंटे में स्टार बन गए, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया था उस वक्त। राजेश खन्ना का डबल रोल है उसमें हम्म। और शर्मिला जी का भी। तो शर्मिला जी कैसे मान गई शक्तिदा की बात सुन के कि वो एक माँ का किरदार निभाए जबकि वो बहुत यंग थी? नहीं, वो मान नहीं रही थी पहले, लेकिन वही था ना कि तुमको करना है, मैं नहीं करूंगी बुड्ढी का रोल। तो नहीं करोगी मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है करूंगी, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, जबरदस्ती। Because of that respect and friendship. बिकॉज ऑफ द गुड फ्रेंडशिप, यस। But hats off to her. Huh? Oh It yeah, is yeah, not of easy course. to accept. No, she was just 23, 23 साल की लड़की थी। God. आप सोचिए 23 साल के उम्र 23 में साल की लड़की और बालों में सफेदी और राजेश हाँ, खन्ना की माँ भी माँ और भी। प्रेमिका भी। जी जी, वो एक कहानी है ना जो वो बोली कि मैं सफेद नहीं करूंगी बाल। डैड को उन्होंने पूछा कि मैं माँ जो भी हूँ मेरा एज क्या होगा? अबाउट 50 होगा, 45, 48, 50 होगा। तो मेरी माँ 55 की है और उनका एक बाल भी सफेद नहीं है। डैड ने बोला तुम्हारी माँ जेल थोड़ी गई है, तुम इस पिक्चर में 14 साल जेल में रही हो। तो फिर उन्होंने माना। My God. Shaktida has a fantastic conviction. Oh yes, 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 of course. Mind blowing. कमाल हो गई ये तो। So फिर उन्होंने उनको कन्विंस किया, वो मानी, उनको अच्छा लगा। एक दिन का शूटिंग किया था, आधा काला आधा सफेद, तो उनको दिखाया, देखो अच्छा लग रहा है, बोले नहीं लग रहा है। देन शी वाज कन्विंस्ड। बाल सफेद कर दिए फिर? टेस्ट शूट किया था कुछ, जी थोड़ा सा सफेद और ज्यादा काला करके। जी जी जी। तो फिर उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस वाज ब्यूटीफुल। एब्सोल्यूट फैबुलस, शी गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर दैट यस फिल्म। यस बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट ही सचिन भौमिक की ऐसी थी कि जिसमें राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर दोनों के डबल रोल। एक्चुअली स्क्रिप्ट जो है उसका सेकंड हाफ पूरा बदल बदली गया। किया? हाँ, अच्छा। फर्स्ट पहले जो था वो स्क्रिप्ट सचिन भौमिक का जो था, उसमें क्लाइमेक्स जो था उसका लास्ट 2 रील, दैट वाज वेरी मच लाइक मिस्टर सुरेंद्र कपूर्स वन फिल्म, एक श्रीमान एक श्रीमती। ओके। तो फिर वो बाय चांस उन्होंने लास्ट 2 रील दिखाया उनका, तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो सब सेम है। तो उन्होंने सचिन भौमिक को बोला ये क्या नॉनसेंस है? बोला कि नहीं नहीं, कहानी एकदम अलग है, खाली क्लाइमेक्स सिमिलर है, सेम नहीं है। डैड ने बोला अभी मैंने सुरेंद्र कपूर की फिल्म देखी लास्ट 2 रील और सुरेंद्र बिल्कुल सेम कपूर है। अनिल और बोनी के डैडी? अनिल और बोनी के डैडी। तो उन्होंने बहुत नाराज हो गए डैड। तो फिर उन्होंने वो उधर गुलशन नंदा जी और मधुसूदन कालेलकर भी बैठे थे ऑफिस में उस वक्त कोइंसिडेंटली। तो फिर वो लोग ने सोचा कि इस उन्होंने डैड ने उनको कहानी सुनाई, उन्होंने बोला कि कहानी बहुत अच्छी है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छी है, एक काम करते हैं कि इसका सेकंड हाफ में हम लोग क्लाइमेक्स को चेंज करते हैं। फिर वो क्लाइमेक्स को चेंज करने के लिए बैठे 4 बजे शाम को, रात के 10 बजे उन्होंने पूरा सेकंड हाफ ही चेंज कर दिया। ओहो। और अल्टीमेटली द स्क्रीन प्ले ऑफ आराधना जो सेकंड हाफ है वो पूरा चेंज हो गया, चेंज हो गया। ओरिजिनल स्क्रिप्ट से पूरा। तो वो क्या चेंज किया था वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो पूरा चेंज होके जो न्यू आराधना बनी, जो फाइनल आराधना बनी, दैट वाज दैट। It's a cult classic film. Absolutely, it was the biggest hit of that year, and Yes. it was आज भी कभी भी स्क्रीन पर आराधना का सॉन्ग लगता है, you don't feel like to get up from your place and go जी, inside. जी, You are really stuck at Yeah, your place. absolutely. तो आर्टिस्टों के क्या रिएक्शन रही जब फिल्म का क्लाइमैक्स बदला गया? शायद राजेश खन्ना ने कुछ कहा नहीं होगा because he was newcomer. Yeah, no, he was if Rajesh Khanna had been a star already, उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया होता। He was not happy with Aradhana's story.
ओह ही सेड दिस इज अ हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? डैड ने बोला तुमको समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये पिक्चर तुम्हारी हिट होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुम स्टार बन जाओगे। बोला मैं ना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है तो हीरोइन ओरिएंटेड। तो फिर भी उन्होंने किया, एंड देन ही बिकेम अ स्टार। और क्या चाहिए? इवन कटी पतंग के वक्त उन्होंने बोला कि ये भी तो हीरोइन ओरिएंटेड, आप सब हीरोइन ओरिएंटेड मुझे दे रहे हैं। एक्चुअली उस वक्त कटी पतंग रिलीज नहीं, दोनों रिलीज नहीं हुई थी, आराधना भी रिलीज नहीं हुई थी। उन्होंने एक दिन आके वो जाने अनजाने बन रही थी साथ साथ, तो वो कुछ मधुसूदन कालेलकर जाने अनजाने लिखा था, तो वो सीन सुना रहे थे डैड को जाने अनजाने का, और राजेश खन्ना वहां बैठा था, तो उन्होंने सुना। तो मधुसूदन कालेलकर जाने के बाद उन्होंने बोला शक्ति जी क्या सीन्स हैं, एक एक 3 सीन सुनाया, पागल कर दिया मुझे। आराधना में तो एक भी सीन अच्छा नहीं है इसके मुकाबले में। तो आप देख लीजिए फिर। आराधना सुपर डुपर हिट, जाने अनजाने बिल्कुल नहीं चली, बिल्कुल नहीं नहीं चली। चली। तो ये एक डेस्टिनी है। मुझे याद है उस वक्त मैं 10th स्टैंडर्ड में था, या हाँ 10th स्टैंडर्ड में था, जब आराधना बन रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा क्या बना रहे तेरे डैड? मैंने बोला आराधना। कौन है उसमें? मैंने बोला राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। तेरा बाप कड़का हो गया है क्या? तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं, एक पिक्चर और बना रहे हैं, शम्मी कपूर, विनोद खन्ना और लीना चंदावर को। हाँ जाने अनजाने। तब उन्होंने हाँ किया, दे वर एक्साइटेड फॉर जाने अनजाने। जाने अनजाने। अब देखिए पिक्चर रिलीज हो गई, आराधना सुपर डुपर हिट हो गई, कटी पतंग भी रिलीज हुई, वो भी सुपर डुपर हिट हो गई। उसके बाद रिलीज हुई जाने अनजाने। एक आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ मैं। आराधना में सेकंड राजेश खन्ना के ऑपोजिट फरीदा जलाल है। जी उस वक्त वो न्यू कमर थी, जी। तो राजेश खन्ना ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि मैं फरीदा जलाल का हीरो कैसे बनूं, ऐसा कुछ? नहीं, ही वाज न्यू कमर थी, ये भी खुद भी न्यू कमर है, तो हाँ एंड मेरे ख्याल से फरीदा जलाल had already worked in some film and she had done a brilliant performance in that film. शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी कैपेबल Very एंड good वर्सेटाइल actress, एक्टर। excellent actress. So she had आई वाज already worked. एक्सपेक्टिंग शी टू डू मोर हीरोइन ओरिएंटेड I रोल्स। think पारस करके एक फिल्म आई थी आराधना से पहले, and she was there in that and she had done a brilliant job. So there was no problem about that. So I was telling you about ये दो पिक्चर हिट हो गई थी, और जाने अनजाने जस्ट रिलीज हुई थी, और मैं रोड साइड पे दोस्तों के साथ खड़ा था, तो 2-3 पासर बाइज आके उन्होंने जाने अनजाने का पोस्टर देखा, तो एक दूसरे को बोल रहा है कि ये शक्ति सामंता की फिल्म है। तो उसने देखा, अरे नाम शक्ति सामंता का है, वो आराधना कटी पतंग का प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए ये नाम अपना दे दिया। देखिए ये से कहते हैं नसीब। जो पिक्चर अच्छी होती है वो आपकी, जब नसीब अच्छा हो, जी तो जो आपने बुरा बनाया उसका नाम, मतलब वो बदनाम भी नहीं आपका। सो स्ट्रेंज थिंग्स ना इन Yeah, लाइफ। so it was बिल्कुल such an बिल्कुल। irony that मेरे दोस्त ने पूछा कि तेरा बाप कड़का हो गया आराधना बना रहा है, और तेरा बाप जाने अनजाने बना है, वाह। वो वही उल्टा हो जाता है उल्टा 2-4 हो साल के जाता है। बाद। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग बैक टू राजेश खन्ना, जी जो स्टारडम राजेश खन्ना को मिला आज तक किसी स्टार को नहीं मिला रोमांटिक में। जी जी रोमांटिक जी इमेज जी जी उन्होंने कंटिन्यूअसली 14 या 16 फिल्में सुपर जी हिट दी है, जी जी। और शक्ति सामंता के साथ उनको एक अंडरस्टैंडिंग रही, एक रैपो रहा। जी तो हाउ डिड यू फाइंड राजेश खन्ना एंड हाउ द स्टारडम हैड चेंज हिम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स? वेल राजेश खन्ना और डैड के रिलेशनशिप में तो मुझे कुछ नजर नहीं आया फर्क। राजेश खन्ना वाज ऑलवेज द सेम। बाहर क्या था वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डैड के साथ तो ही वाज द सेम। उनका स्टारडम ने उनको कोई चेंज नहीं किया? नॉट इन रिलेशनशिप ही विद, मस्ट हैव इंक्रीज हिज रेम्यूनरेशन ना। नहीं वो तो ऑफ कोर्स होना ही है ना, होना ही है। तो उनका हक बनता है वो सेम रेम्यूनरेशन में की। नहीं करेंगे, और हम भी क्यों नहीं देंगे उनको? व्हाट ही डिजर्व्स ही विल डिजर्व गेट। करते तो मिलेंगे।
one should be paid what he or she deserves. फिर So, उसके बारे में कुछ बताइए ना। राजेश खन्ना जहाँ से पास होते थे, लड़कियां उनको देखने के लिए बेताब रहती थी, वो तो कोई उनकी गाड़ी को मतलब किस हाँ, करती थी जी जी लड़कियां, जी जी लेडीज के लिपस्टिक के मार्क उनके गाड़ी पे रहते जी थे, जी जहां जी से जाते थे वहां की मिट्टी लगाती थी लड़कियां। जी, इस टाइप मतलब के इंसिडेंट्स हुए हैं, क्रेजी बिल्कुल हुए हैं, थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं इस तरह के। कुछ आपने देखा कभी? मैंने क्रेज तो बहुत देखा और उनका, और भीड़ देखा है। अमर प्रेम जब रिलीज हुआ था कलकत्ता में, तो ग्रैंड होटल में ये लोग थे, और नीचे जो रास्ता है वो बहुत ब्रॉड है, मेरे ख्याल से 200-300 फीट चौड़ा रास्ता है, और वो पूरा भरा हुआ था लोगों से। मतलब रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ लोगों का सर दिख रहा था। तो इन्होंने अपना गार्लैंड को ऐसे घुमा के फेंका, तो उसके मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए। सब लोग अपना वो फूल, जैसे कि भगवान का चरण को छूकर फूल आया हो, इस तरह से राजेश दैट जी वाज, ने फेंका? राजेश जी ने फेंका। ये इस टाइप का कमाल का क्रेज था। और मैंने खुद जो मैं क्या, कई बहुत बार डैड और राजेश खन्ना साथ में हमारी गाड़ी में पार्टीज में जाते थे, तो लोगों को, पब्लिक को लगता था कि शायद हमारी गाड़ी भी राजेश खन्ना की गाड़ी है। तो मैं एक दिन, एक नहीं, 2-3 बार मैं गाड़ी में जा रहा था, तो लोग आ गए एकदम, भीड़ जमा हो गया, राजेश खन्ना करके। फिर देखा, झांका अंदर, तो देखा मैं था। अरे कोई बेकार है करके चले गए। खुश। माय गॉड, दे वर एंग्शियसली वेटिंग फॉर फॉर राजेश राजेश खन्ना। खन्ना। राजेश राइट। खन्ना नहीं मिला तो बेकार है करके चला गया। बोला ठीक है भाई, बेकार ही हूँ। माय गॉड, हाउ फनी थिंग्स ओ हैपन। या बहुत ज्यादा क्रेज थी उनकी। बहुत ज्यादा क्रेज। नहीं, कईयों का उसके बाद में भी, शमी अंकल का बहुत क्रेज था, जी। मैंने वो देखा है। हमारे घर आते थे शमी अंकल, तो हमारे घर के सामने के जो भी फ्लैट्स वगैरह थे वो सब बैल्कनीज में लड़कियों से भर जाते थे। वो शम्मी को लोग देखने की। शम्मी को देखने की, शम्मी शम्मी करते थे, तो और शम्मी अंकल आके मुआ, मुआ करते थे, और लड़कियां बेहोश हो जाती थी। होता है, एक एक स्टार का जबरदस्त ओ क्रेज या होता या है। या बिल्कुल। राजेश खन्ना के बारे में तो सबसे ज्यादा सुना। लेकिन पर्सनल लाइफ में जो मैंने देखा है कि शम्मी अंकल का जो स्टाइल था वो तो लाजवाब था, वो किसी में नहीं, किसी में नहीं। किसी में देखा नहीं मैंने। राजेश खन्ना वाज मोर सिंपल, ऑन द सिंपल साइड। लोगों में बहुत क्रेज था उनके लिए, लेकिन स्टाइल और वो जो एक मैनरिज्म्स। मैनरिज्म्स, और अभी जैसे वो लड़कियों को मुआ, मुआ करके जो किसेस देते थे, और वो सब लड़कियां करके गिर जाते थे। बेहोश लड़कियां, खुश। वो देखा नहीं मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा क्रेज। राजेश खन्ना ने जो जो कपड़ों का स्टाइल, खासकर वो उनका कुर्ता, हाँ गुरु शर्ट कुछ कहते थे जी ना। जी, गुरु शर्ट कहते थे। हाँ, तो वो राजेश खन्ना ले आए थे ना। जी जी जी, वो उनका स्टाइल उन्होंने क्रिएट किया था। सो क्या देवान, खाना पीना पसंद करते थे? क्योंकि आपकी फिल्मों के लिए वो तो घर जैसा रिश्ता बन जी गया जी था। जी, तो व्हाट ही यूज्ड टू लाइक? नॉर्मल फूड, नॉर्मल नॉर्मल फूड। फूड। एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स इन फूड? नो, नॉट दैट आई नोटिस्ड एनीथिंग स्पेशल। हाँ, शम्मी अंकल को पाया बहुत पसंद था। पाया? हाँ, और आनंद बख्शी जी को भी पाया बहुत पाया पसंद था। ये पसंद दो था। लोग पाया के शौकीन थे। बाकी लोग खाने के शौकीन तो सभी थे, और शराब के शौकीन भी थे। So, शर्मिला जी को तो बंगाली फूड पसंद होगा। जी, शर्मिला जी को मैंने खाते हुए खास देखा नहीं है, वो खाली फ्रूट ही देखा मैंने उनके। शी फ्रूट, हैज मेंटेन्ड हरसेल्फ। yeah, that's why, you know, she only had fruits, शी इज सो apples. ब्यूटीफुल Oh, टिल डेट, oh yes, very एंड शी beautiful. विल बी ऑलवेज। She's really most charming lady at 80. बिल्कुल। At 80, बहुत the most सुंदर है वो। charming lady अगर है तो फिर शर्मिला जी हैं। नो डाउट, नो डाउट। और कोई खास बात राजेश खन्ना के बारे में? मैंने उनको देखा था आराधना के शूटिंग के बाद। हम्म। मैं मेरा हम वेकेशंस था, तो मैं उस अक्टूबर में, हम्म। दिवाली हॉलीडेज था, तो मैं भी गया था शूटिंग में। तो मैंने देखा कि वो उनका होटल का कमरा जो था ग्राउंड फ्लोर पर था। मैं गार्डन में ऐसे ही टहल रहा था, तो मैं देखा राजेश खन्ना
आईने के सामने बहुत देर तक कुछ अपने चेहरे को देख रहे हैं, तो मैंने प्रोडक्शन मोनोलॉग मैनेजर की तैयारी तो नहीं? नहीं, मैंने मेरे प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा क्या इतना देर से आईना के सामने क्या खड़ा खड़ा कर रहा है? बोला वो एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए मतलब कितना मेहनत करके वो बने राजेश खन्ना। बहुत देर तक मैंने देखा कि वो आईने के सामने दिस वाज फॉर व्हिच फिल्म? आराधना। आराधना की? हाँ, तो मैनरिज्म जो भी कर रहे थे तो वो मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, ही वाज प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैंने ये चीज दादा मुनि में देखा कि वो मेरे साथ एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, आंखों में तुम हो। उसमें कुछ 6 सीन्स थे, तो उन्होंने सीन्स, अब देखिए ये उनका, इससे पहले वो 50-60 साल से काम कर रहे हैं, हीरो से लेके कैरेक्टर रोल से लेके hundreds and hundreds of films he has worked with, कितना साल का एक्सपीरियंस, कितना माइंड ब्लोइंग एक्टिंग। उसके बावजूद सीन्स एडवांस में लेके गए, सीन्स को पढ़ने के बाद मुझसे फ़ोन किया कि मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ सीन्स। डिस्कशन में क्या, ये सीन में एक लाइन जो है रिपीटेशन है, काट दूं? मैंने बोला बिल्कुल काट दीजिए। इन्वॉल्वमेंट देखिए एक आदमी का, इतने सालों के 50-60 साल काम करने के बाद इतना इन्वॉल्वमेंट। कपड़े क्या पहन रहा हूँ? मैं बोला सूट्स। तो बोला सूट्स तुम खामो खा खरीदो मत, मेरे पास 100 से ज़्यादा सूट्स है, तुम आके सेलेक्ट कर लो और ये सूट्स तुम अपने पास रख लो, पिक्चर कंप्लीट होने के बाद लौटा देना। व्हाट अ ग्रेटनेस! दिस इज कॉल्ड ग्रेटनेस। फिर एक दिन हमारे घर में आए थे डिनर के लिए, उसी वक्त उसी दौरान, तो एक पेंटिंग है बहुत खूबसूरत, राजस्थानी लड़कियों का, 4 राजस्थानी लड़की, तो देखे उन्होंने, देखते रहे, बाद में बोला कि ये पेंटिंग बड़ा खूबसूरत है, ऐसा दिल कर रहा है कि इन्हें मैं छू लूं। मैंने बोला यार एक आदमी who is 86, look at the zest of life in him, what a wonderful person, what a, he was Spirit at that age. absolutely, the spirit was mind blowing। तो अगर मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ हूँ किसी आदमी से तो मैं दादा मुनि से। ही वॉज रियली समथिंग एल्स। वो 6-7 दिनों में जो मैंने शूटिंग किया उनके साथ, जितना उनसे सीखा वो मैं शायद किसी और से नहीं सीखा होगा। This is out of the context. I had opportunity to meet Dada Muni at his Chembur bungalow. जी जी And he used to practice homeopathic medicine. जी। He was homeopathic doctor also. He saw me. Oh God, you are very thin girl. Why don't you eat something? मैं कुछ टॉनिक देता हूँ, ये गोलियां ले लो, ये खा लो। उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी होम्योपैथी की, और एक बढ़िया सा इंटरव्यू। मेरा वो फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू रहा। जी जी जी। लेकिन मुझे ये मौका मिला था उनके चेंबूर के बंगले में जाने का। आई एम सो हैप्पी एंड फील ब्लेस्ड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड सेम विद किशोर कुमार। 1980 में मैं एक फिल्म बना रहा था आमने सामने, उसका गाने का नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग था, तो उनका फ़ोन आया पंचमदा को, मैं पंचमदा के साथ सिटिंग कर रहा था, उनका फ़ोन आया कि पंचम तुमने मेरे को गाना नहीं भेजा, कल रिकॉर्डिंग है ना? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल है, मैं नहीं आऊँगा, तुमने मुझे, मेरा रिहर्सल के बिना मैं नहीं गाता हूँ, तुमको मालूम है? बोला कि मैं अब भी भेज रहा हूँ गाना आपके पास। तो पंचमदा ने वो रिकॉर्ड किया था, मैं जब मौजूद था तभी उन्होंने कैसेट पर रिकॉर्ड किया था। तो उनका फ़ोन आने के बाद बोला ये आशिम तुम जाते जाते ये किशोरदा के घर में छोड़ देना, नहीं तो वो पागल आदमी आएगा नहीं कल। तो मैं बोला ऑफकोर्स मैं जाके वो कैसेट उनको उनके घर में छोड़ दिए। तो देखिए एक आदमी जो 10,000 गाने गा चुका है, वो रिहर्सल के लिए सॉन्ग की बात हो रही है? आमने सामने आमने सामने। वो आदमी बिना रिहर्सल के आएगा नहीं, बोलता आएगा नहीं। So this is the dedication of those people. कितना what a level of passion, hard work, and that is why the results. Rajesh Khanna also did the rehearsals in front of the mirror for more than 1 hour. He was rehearsing, and then he went. So that pays. इसीलिए वो लेजेंड्स बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं आपको ऑब्जर्वेशन मैंने जो किया था, बरसात की एक रात 2 वर्जन में बनी थी, हिंदी और बंगाली। अनुसंधान वाज द बंगाली वर्जन, बरसात की एक रात बंगाली का नाम क्या? अनुसंधान। अनुसंधान। और बरसात की एक रात वाज द हिंदी वर्जन। पहले देखा अनुसंधान, पहले वो रिलीज होने वाली थी तो उसका प्रिंट पहले बन गया था, तो मैं देखा, मुझे माइंड ब्लोइंग लगी पिक्चर, बहुत अच्छी लगी, और पिक्चर सुपर डुपर हिट भी हो गई। फिर मैंने देखा बरसात की एक रात। अब मुझे देखिए
शॉर्ट सेम, डायलॉग सेम, जस्ट हिंदी और बंगाली, ये इतना ही फर्क है। हम्म, एक्टर्स सेम, सब कुछ सेम। फिर भी अगर अनुसंधान ये लेवल पे लगी, बरसात की रात ये लेवल पे लगी, मैं सोचने लगा ये कैसा हो रहा है। हम्म, सेम चीज है, सेम डायलॉग्स है, सेम शॉट्स है, सेम एवरीथिंग है, सेम एक्टर्स है। फिर मुझे ख्याल आया कि जब अमिताभ बच्चन और अमजद खान सीन्स शूटिंग कर रहे होते शॉट्स के वक्त, हाँ हाँ, मैंने एक चीज नोटिस किया था कि ये लोग बंगाली में बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। बंगाली में ज्यादा अटेंशन हाँ, दे रहे। वो एक बार उन्होंने बोला राखी भी। तो है ही बंगाली, हाँ जी, राखी है ना उसमें, राखी वो बंगाली है तो उनको उनका कुछ फर्क उनका नहीं कोई था, फर्क उनका दोनों में सेम एफर्ट था। लेकिन इन दोनों का बंगाली में बहुत ज्यादा एफर्ट था, हिंदी में एक और फिल्म, ये एटीट्यूड था। ये उस वक्त नजर नहीं आया, नहीं। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तब मुझे एहसास हुआ वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट था वो नजर आ रहा है फिल्म में। ये जो है ना बहुत बारीक फर्क है, लेकिन फर्क है। फर्क है। तो वो जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो होता है, एक्स्ट्रा अटेंशन होता है, एक रिहर्सल होता है, उसके बाद जो काम होता है, उसमें और इसमें पर ऐसा बहुत। करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, उनके लिए बंगाली में उनका ये था कि हमारी पहली फिल्म बंगाली आ दे रही वांट है, टू प्रूव। हमको प्रूव करना है कि बंगाल को कि हम बंगाली में दूसरे भाषा में भी हिट हो गए, जो हमारा मातृभाषा नहीं है उसमें भी हम हिट हो गए। हिंदी में तो 20 चलता फिल्म है कर रहे हैं तो types। 20 फिल्मों में एक फिल्म और सही, दैट एटीट्यूड। बट दैट मेक्स अ डिफरेंस व्हिच आई डिडंट रियलाइज, व्हिच आई रियलाइज्ड मैं जब दोनों फिल्म देखा एक के बाद एक, तब मुझे एहसास हुआ कि मेहनत फल लाता जी है। जी, आपने पापा से बात की? नहीं, मैंने शायद ये डिस्कस नहीं किया, मतलब खुद ही सोचा कि हाँ, रियलाइज आपने खुद ही रियलाइजेशन किया। जो है, सो दिस पर इज। हिंदी वाली फिल्म भी तो चली ना, नहीं नहीं, चली, लेकिन इम्पैक्ट उसने किया। जैसे ये 25 लाख के रेशो में बिकी थी उन दिनों में पर सर्किट, तो 50 55 60 का बिजनेस किया था, तो इट वाज अ हिट। लेकिन बंगाली 30 लाख में बिकी थी और किया 2 करोड़ का बिजनेस, तो वो रेशो देखिए कितना इतना ज्यादा, डिफरेंस, इतना डिफरेंस। सो दैट इज समथिंग अनबिलीवेबल ना। एग्जैक्टली, सो that just that little effort made that difference. And besides that, अंडरस्टूड। of course, Bengali audience को अमिताभ बच्चन, अमजद खान, राखी बंगाली ऑल में मिल रहा है, स्टार्स। तो वो ऑफ कोर्स एडिशनल है। बट देन जैसे मुझे लगा और बहुत लोगों को भी लगा कि अनुसंधान बहुत अच्छी है, बरसात की एक रात ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी, और अच्छी में भी फर्क है ना, फर्क है, सेम फिल्म। एब्सोल्युटली। दैट वाज द। अमानुष के बारे में बात करेंगे। Even you and your papa had a wonderful experience while picturization of Amanush। जी जी, ये कहीं सुंदरबन में शूटिंग हुई थी इसकी। सुंदरबन में शूटिंग किया था। कैन यू से समथिंग ऑन दैट? ये डैड ने एक नॉवेल पढ़ा था, तो उनको बहुत अच्छी लगी। वो राइटर को फोन किया, बोला कि ये कहानी जो आपने लिखी है, ये आप वो लोकेशन जो डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से उन्होंने लोकेशन को डिस्क्रिप्शन दिया था, तो ये क्या आपने लोकेशन देखा है? तो उन्होंने बोला मैं लोकेशन पर जाकर लिखा था। तो उन्होंने बोला मुझे लोकेशन देखना है। तो फिर डैड वहाँ लोकेशन गए, शाम को पहुंचे थे 4-5 बजे, तो बहुत बकवास लग रहा था, खाड़ी, चारों तरफ खाड़ी है और कुछ नहीं है, और पानी है और कुछ नहीं, मड़ी लोकेशन था। हाँ एकदम बकवास लोकेशन लगा उनको। तो उन्होंने पूछा ये कहाँ लेके आ गए यार, इधर कुछ है ही नहीं, 3-4 झोपड़े थे बस, और कुछ नहीं था। तब देर हो गया था, तो बोटमैन ने कहा कि अब वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जंगल में तो शेर है, रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, पानी में शार्क्स हैं। तो उन्होंने सोचा ठीक है, रात को इधर ही रुक जाते हैं नदी किनारे। तो रुक गए। तो मस्ट बी वेरी टफ ना। ऑफ कोर्स, एंड देवर बड़े बड़े जंबो साइज मस्कीटोज थे, तो मच्छर काटते रहे सारी रात, तो नींद भी नहीं आया। 4 बजे सोया ही नहीं सारी रात, तो ऐसे जागते रहे, मच्छरों को भगाते रहे। अब जंगल में शेर, नदी में पानी में शार्क्स, और हवा में मच्छर क्या करें तो क्या करें। तो फिर
उन्होंने 4 साढ़े 4 बजे देखा कि आसमान का कलर बदल रहा है, और वो एक मैजिकल इफेक्ट था। तो वो मैजिकल इफेक्ट देख के वो एकदम इम्प्रेस्ड हो गए, और उन्होंने सोचा कि यही लोकेशन पे आके शूटिंग करना है। ओहो। और यही उन्होंने कैप्चर किया था अमानुष के टाइटल्स में। पूरा टाइटल एक बैकग्राउंड गाना जो है वो, और उन्होंने ये कौन सा सेम, गाना? दिल की ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। हाँ, उसमें उसमें उसके एंड में था, हाँ। और ये बिगिनिंग के टाइटल्स में उन्होंने वो पूरा कैप्चर किया था। तो स्टार्ट में ही एक ब्यूटीफुल नज़ारा शुरू हो जाता है टू एस्टेब्लिश द फिल्म कि दिस लोकेशन। तो वो जो है ना वो, और उसी में वो लाइटिंग में लैंड को भी कैप्चर किया, तो एक लोगों के जहन में एक छवि जो बैठ जाती है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। और फिर वो गाने के एंड में उन्होंने वो जो मैजिक लाइटिंग उन्होंने कैप्चर किया था। और हर शो में, बंगाली वर्जन का, हिंदी वर्जन का, ऑल अक्रॉस इंडिया, इवन अप टू द 15th वीक मैं एक बार गया था, वो गाने में लोग ताली बजा रहे थे। ऑफ कोर्स। सो मेहनत का फल मिलता है हमेशा। नो यहाँ डाउट। उत्तम कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तम कुमार तो ऑफ कोर्स वाज अ फैबुलस एक्टर। हिंदी में क्यों नहीं उतने चले? बहुत बढ़िया एक्टर थे। बहुत बढ़िया एक्टर थे, और उनको इनिशियली एक बार चांस मिला था जब वो काफी यंग थे, छोटी सी मुलाकात, वो पिक्चर नहीं चली। शायद अच्छी नहीं थी, मैंने देखी नहीं है, तो शायद अच्छी नहीं थी तो नहीं चली। तो उत्तम जी बम्बई आए थे 71-72 में, वो नक्सलाइट मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स था, तो वो इधर थे तभी। तो उन्होंने डैड से ऐसे ही जिक्र किया था कि यार मुझे और चांस नहीं मिलेगा हिंदी में। तो डैड ने कहा कि क्यों नहीं मिलेगा, आप अच्छे एक्टर हो, देखने में भी हैंडसम हो, मैं बनाऊंगा आपके साथ, लेकिन मेरा शर्त है कि आप, मैं बनाऊंगा इसे हिंदी और बांग्ला में। तो फिर वो मान गए, और इसी तरह से अमानुष बनी। लेकिन अब क्या था कि ऑलरेडी ही वाज 40+। तो ये अमानुष अगर 10 साल पहले बनती तो फिर वो उनको बहुत चांस मिलता है हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद तो एज भी हिंदी देखना में ही है। लेट आए, वो भी लेट। आपके पिता ने उनको मौका दिया। जी जी जी। लेकिन देखिए अब अमानुष जो है, ऑल इंडिया इंक्लूडिंग ओवरसीज में भी बहुत अच्छी चली। लोगों को शायद पता हो ना हो, बट इट वाज अ ह्यूज मैसिव हिट। और हम लोगों ने पर्सनली शायद अमानुष और अनुराग में ज्यादा कमाया इवन देन आराधना। ओह, इज इट? यस, तो बिकॉज कमाल है। कॉस्ट कम था और बिजनेस बहुत बड़ा था। और उसमें क्या था कि ये दोनों फिल्में डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो डैड ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कम दाम में दे देता हूँ, लेकिन मेरा शेयरिंग प्रॉफिट उस वक्त यह होता था कि 50-50 होता था। जो भी बिजनेस होगा उसका 50% डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, 50% प्रोड्यूसर को मिलेगा, ओवरफ्लो। उसमें उन्होंने ये किया था, कम दाम में देके 70-30 का रेशो किया था। ओके। 70% हमको मिलेगा, 30% आपका, क्योंकि आप कम पैसे दे रहे हैं। जी। तो वो मान गए। और इसमें क्या हुआ, तो पिक्चर दोनों सुपर डुपर हिट हो गए, तो हमको 70% मिला, उनको 30% मिला। इस वजह से हमको ओहो, आराधना काटी Fabulous. पतंग से ज्यादा हमने ये 2 फिल्मों में कमाया। कमाल। और कौन से, किन एक्टरों के साथ आपका शक्ति फिल्म्स का एक अच्छा रैपो रहा जिनके बारे में हमने इस वक्त बात नहीं की? जी, सबके साथ हमारा अच्छा ही रहा है। हाँ, कमिंग टू अमिताभ बच्चन। जी, अमिताभ जी के साथ भी बहुत अच्छा रहा है। उनके साथ बरसात की एक रात अनुसंधान डबल वर्जन एक हुआ, फिर द ग्रेट गैम्बलर हुआ। So he was very द ग्रेट most professional actor, I would say. हम्म। Very professional, hard working. एक दिन भी कभी लेट नहीं आया, एक 5 मिनट भी लेट नहीं, मतलब इतना जी। टाइमिंग की। Wasn't it innovative to shoot Great Gambler in foreign location? ग्रेट इवनिंग इन पेरिस उससे Yeah, पहले but कर चुके थे। later फिर stage. नहीं, नो प्रॉब्लम। और वो हमारी फिल्म नहीं थी, वो सीवी के शास्त्री की फिल्म थी। हाँ हाँ। डैड वाज ओनली अ डायरेक्टर। सीवी के शास्त्री चोपड़ा साहब के प्रोडक्शन। जी, प्रोडक्शन संभालते थे, एंड ही वाज आल्सो प्रोड्यूसिंग फिल्म्स ऑन हिज ओन। So I was working with Zinat Aman and Amit ji. As you said, he is very professional. जी। और कोई खास बात अगर आपको अमित जी के बारे में बतानी हो या जीनत जी के बारे में बतानी हो? कुछ इंसिडेंट्स हैं जो लोग नहीं जानते हैं। जैसे
अमजद खान वाज टू बी इन दैट फिल्म। गोवा में शूटिंग रखा था, फर्स्ट शेड्यूल। गोवा उन्होंने बोला मैं ड्राइव करके जाऊंगा, खुद ड्राइव करके जाऊंगा। तो डैड ने और उनके प्रोड्यूसर ने, सीवी के शास्त्री जी ने उनसे कहा मत जाओ ऐसे, वो रास्ता अच्छा नहीं है, बहुत डेंजरस रास्ता है, फ्लाइट से जाइए। तो वो माने नहीं और गए, और एक्सीडेंट हो गया और बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसी ग्रेट गैम्बलर की वक्त 6-8 महीने तक हॉस्पिटल में थे, मतलब लाइफ एंड डेथ के बीच में खेल रहे थे। उनको उस वक्त स्टेरॉइड्स दिया गया। स्टेरॉइड्स की वजह से वो इतना पुट ऑन किया उन्होंने, वरना वो इतने मोटे नहीं थे। वेरी अनफॉर्चुनेट ये हुआ। उसके बाद में उसका एक मोटर बोट चेस जो था, ये चाइना क्रीक जो बम्बई के पास है, वहाँ शूट कर रहे थे। डैड एक मोटर बोट में कैमरा को हाथ में लिए शॉट ले रहे थे। तो हैंड हेल्ड शॉट्स जो भी अपने फिल्मों में होता था वो कैमरामैन नहीं लेता था, डैड खुद हैंडल करते थे, क्योंकि ही वाज अ वेरी गुड फोटोग्राफर बट ही वाज नॉट स्ट्रांग इनफ टू कैमरा को उठा के शॉट ले। और डैड का हाथ बहुत स्टडी था, तो शॉट ले रहे थे और बोट फुल स्पीड में जा रहा था और अमित जी का बोट उसको चेज कर रहा है, ऐसा था। और वो कुछ वेव आया या ऐसा कुछ, और डैड कैमरा के साथ चाइना क्रीक में गिर गए। अब क्या है कि चाइना क्रीक में बहुत बुरा करंट्स होते हैं, तो वहाँ बहुत लोग का डेथ वेथ हो गया। तो डैड कैमरा लेके गिर गए और फिर अमित जी ने बोट वाला तो जो है वो तो सामने देख रहा है, उसको पता भी नहीं कि, तो फिर वो बोट कोई रेस्क्यू बोट आ गया। डैड वाज अ वेरी गुड स्विमर, तो इसकी वजह से वो तो बच गए, कैमरा पानी में चला गया, मिला भी नहीं। Anyways, so that these are two incidents which happened during the shooting of. नहीं, पर जब अमजद खान was suffered due to all injuries, तो Yes. आपने उनकी रिप्लेसमेंट की या how did you manage? नहीं, then he of course couldn't wait for that long. तो शास्त्री जी ने फिर उत्पल दत्त को ले लिया उनके रोल में। Okay. So then film continued ahead. Yeah. काफी दिनों तक शूटिंग डिले हुआ। Obviously, first they thought that they should be waiting for Amjad Khan. Then Amjad himself did not want to work. Because it took long, no? It took long. 6 to 8 months is too much. Maybe more also. I don't remember now, but it was a long period. He was in hospital for 6 months, if I'm not mistaken. He was almost on the deathbed. ऐसा मतलब उस वक्त बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट। तो अमजद खान पठान स्ट्रॉन्ग आदमी है तो सरवाइव कर गए, वरना नॉर्मल आदमी शायद नहीं सरवाइव करता। It was mistake by him to drive all the way to Goa. वो बॉम्बे गोवा रोड पर मेरे बहुत दोस्त गुजर गए। एक तो देखिए वो सुरेश ओबरॉय जी का भाई का बेटा या कोई उसमें डेथ हो गया था, मुझे याद है, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उनका ही फैमिली का कोई उनका डेथ हो गया था। फिर मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो 6 महीने तक कोमा में था, तो उसके बाद वो निकला उधर से। आज भी वो जो सोचता है बोलता है मेरा नींद हराम हो जाता है। तो ऐसा कई लोगों का उधर एक्सीडेंट हुआ है। मतलब मेरे ही जान पहचान में 3 लोगों का। अब तो रास्ता अच्छा हो गया तो हाँ, अभी बेटर। अभी इन बिटवीन ड्यूरिंग गणपति फेस्टिवल सुना था कि रोड फिर ठीक नहीं था, लोकल लोग काफी परेशान थे कि बहुत सी गाड़ियां आती जाती है ना उस रोड से। आई वाज सेइंग कि अमजद खान से मेरी मुलाकात बरसों पहले हुई थी फिल्मालया स्टूडियो में। तो ही नैरेटेड वन थिंग कि ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग टी। जी, चाय 100-150 कप चाय पीते थे। पर उन्होंने कहा कि मैंने भैंस पाल के रखी है। वो पता नहीं था मुझे। तो वाकई सेट पर भी इतनी चाय पीते थे? बहुत चाय पीते थे। देखिए वो शराब नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, कुछ नहीं, चाय के शौकीन, बस सिर्फ चाय के शौकीन थे। और वो भी शक्कर डाल के चाय, तो मतलब कि उसी और उसके लिए और मोटापा आएगा। वेरी ट्रू। बट ही वाज अ वंडरफुल पर्सन, सच अ वंडरफुल पर्सन। दिल के बहुत अच्छे थे। क्या पॉपुलैरिटी मिल गई ना उनको शोले से। ही डिजर्व्ड इट। बिल्कुल डिजर्व करते थे। काश और कुछ और साल रहते तो। बहुत जल्दी चले गए। और कुछ खास बात आप बताना। कैन यू से समथिंग मोर ऑन द अवार्ड्स योर फादर हैड? जी, अवार्ड्स उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म फॉर आराधना, बेस्ट फिल्म फॉर अनुराग, बेस्ट फिल्म फॉर अमानुष बंगाली वर्जन।
और कई अवार्ड्स तो मतलब बाकी जैसे शर्मिला जी को मिला आराधना में, आशा जी को मिला कटी कटी पतंग में, पतंग के लिए। इस तरह से किशोर कुमार को अमानुष, राजेश खन्ना को भी मिला ना राजेश डेब्यूटेंट खन्ना को इसमें मिला था अनुराग में एज बेस्ट सपोर्टिंग कास्ट सपोर्टिंग कास्ट। in a special role, so that he got. Unfortunately, अमर प्रेम जिसका म्यूजिक इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, उसको अवार्ड नहीं मिला, नहीं मिला। which is very very strange. म्यूजिक तो एसडी का ही था, एसडी बर्मन। Music, अमर प्रेम Amar का Prem was R.D. Burman. आरडी बर्मन। He highly deserved to get the Of best course. music. Yes. And it was डिडंट गेट अवार्ड। did not get any award. And S.D. Burman should have got for Aradhana. Extraordinary music. उनको नहीं मिला। नहीं मिला. Can you imagine? नहीं मिला. हाँ? आई स्टिल कांट बिलीव। It's unbelievable. और जिसको मिला वो गाने अच्छे थे लेकिन आराधना के आसपास भी नहीं थे. आसपास भी नहीं थे। वेरी डिफिकल्ट टू से ऑन द जजिंग कमिटी। पता नहीं क्या है, जो भी है. बिल्कुल बिल्कुल समझ सकती हूँ। असीम दा, आपकी तरफ हम मुड़ते हैं। आपके पापा की इतनी खास फिल्मों की जो विरासत है, आजकल नेपोटिज्म की बातें करते लोग जी. कि एक अभिनय से आई हुई फैमिली के अगली पीढ़ी भी अभिनय में आती है, डायरेक्शन की फैमिली से डायरेक्शन में चले आते हैं। क्या आपने इसलिए डायरेक्टर होना सोचा कि आपके पिताजी डायरेक्टर रहे हैं? देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरे डैड ने मुझे एक 16mm कैमरा, साइलेंट कैमरा, बोलेक्स कैमरा हाथ से वाइंड करते हैं वो गिफ्ट दिया था. तो मैं 15 साल का था तो फर्स्ट होम फिल्म बनाया दोस्तों के साथ, जिसमें देवेंद्र गोयल जी के बेटे, वो जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मनोज कुमार जी के भाई जो राजीव गोस्वामी हैं वो भी उसमें थे. फिर पंकज पराशर मेरे स्कूल क्लासमेट था. डायरेक्टर पंकज पराशर, चालबाज वाले। जी जी. तो हम लोग सब मिल के हमारा एक ग्रुप था जो हम लोग होम फिल्म्स बनाते थे. अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म एक बार हाई टाइड आया था तो हमारे घर में पानी आ गया और वो बह गया, मतलब खराब हो गया. खराब हो गया। वरना वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में, 2-4 फिल्में जो थी साइलेंट फिल्में थी, जो हम लोग डायरेक्ट भी करते थे, एक्ट भी करते थे, कैमरामैन भी हम थे, एडिटर भी हम थे, कूली भी हम थे, और खून के लिए टोमेटो सॉस लगाते थे. तो शॉट हो गया तो चाट लेते थे खून को, टोमेटो सॉस को. और वो 16mm बनाते थे, एडिटिंग मशीन नहीं था और साइलेंटली कन्वे करना पड़ता था कहानी, तो बहुत इंटरेस्टिंग था. तो इसीलिए फिर आपने सोचा कि हाँ, करियर तो, शायद जी डायरेक्शन में। आपका सफर कैसा रहा? मेरा अच्छा ही रहा. मेरी फर्स्ट फिल्म आमने सामने मिथुन के साथ बनाई थी और वो फर्स्ट मंथ के बाद ही ओवरफ्लो मिलना शुरू हो गया. अब क्या है कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ था उस वक्त, वो मिथुन नया नया था, पता भी नहीं था कि पिक्चर चली है, कि दूसरे महीने से ओवरफ्लो आना शुरू हो गया. सुपर डुपर हिट नहीं थी, ठीक ठाक थी. और वो तो नेशनल अवार्ड विनर एक्टर रहे हैं. हाँ, तो उसके बाद में काफी सालों के बाद मिथुन बहुत सक्सेसफुल हो गया. उसके बाद मिथुन के साथ मैंने अहंकार बनाई थी, वो काफी हिट थी. 1995 में मैंने बनाई थी वो पिक्चर, बहुत चली थी, ऑल इंडिया बहुत अच्छी चली थी. उसके पहले मैंने बनाई थी पाले खान, जो बॉम्बे में फ्लॉप हो गई. बॉम्बे में और साउथ इंडिया में फ्लॉप हो गई, कलकत्ता में भी नहीं चली, लेकिन नॉर्थ इंडिया में पिक्चर बहुत चली. तो जो मेरा लॉस हुआ था बॉम्बे से, वो मोर देन डबल मैंने कमा लिया दिल्ली, यूपी, राजस्थान, सीपीसीआई, पंजाब से. टेरिटरीज आपके पास थी? टेरिटरीज कुछ मेरे पास थे, दिल्ली और बॉम्बे मेरे पास थे. तो बॉम्बे में लॉस हुआ तो दिल्ली में डबल कमा लिया. तो वो पिक्चर आप बोल सकते हैं नॉर्थ इंडिया हिट, साउथ इंडिया फ्लॉप. ईस्ट इंडिया भी फ्लॉप था. फिर आंखों में तुम हो, अनफॉर्चुनेटली कास्टिंग गड़बड़ हो गया मेरा. मैंने शरद कपूर को ले लिया था और बहुत इम्पोर्टेंट रोल था. वो फिल्म बनी बहुत अच्छी थी, आंखों में तुम हो, लेकिन कोई अच्छा स्टार होता तो बहुत अच्छी चलती. उनको दिमाग में रख के ही स्क्रिप्ट बनाई थी या नहीं? एक्चुअली वो वक्त था 97 का, उस वक्त
वीडियो पायरेसी, टेलीविजन हाँ। चैनल्स ने काफ़ी हैवॉक कर रखा था, और स्टार्स जो थे उस वक्त के वो बहुत चूजी हो गए थे, तो वो लोग अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल में ये शरद कपूर का एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुआ था। भट्ट साहब ने, महेश भट्ट जी ने उनको साइन किया था 10 तक करके एक फिल्म में शायद, सुष्मिता सेन, ये सब। 10 तक ना, 10 तक मेरे ख्याल, 10 तक हाँ 10 तक। वो फिल्म भी खास चली नहीं, खास नहीं चली। फिर मेरी फिल्म आई तो बिल्कुल नहीं चली, बट वो फिल्म अच्छी थी। वो फिल्म में कोई दूसरा स्टार होता तो बहुत चलती। बहुत चलती। मुझे बहुत उम्मीद है कि वो पिक्चर चलती। उसके बाद तो वक्त ही बदल गया। उसके बाद इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के लिए फिल्म बनाना मुश्किल हो गया। सिर्फ ये 3 खान अगर थे तो पिक्चर चलती, वरना नहीं चलती। नहीं चलती। आपके शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान की बस ये फुल स्टॉप। उसके बाद किसी की फिल्म चलती नहीं थी 98 99 के बाद। आप शक्ति सामंता के बेटे हैं, जो विरासत आपको मिली है, उनका नाम तब भी बहुत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्या उनके नाम का रेपुटेशन का आपको फायदा नहीं मिला या कितना मिला? लास्ट फिल्म आपकी चली नहीं चली, ये सबके साथ। मैं हूँ या एक्टर्स के साथ भी। अब देखिए, अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक, पर्सनैलिटी भी अच्छा है, एक्टर भी अच्छा है, फिर भी सक्सेस नहीं है। इतना सक्सेस नहीं है, मतलब 2-4 फिल्में अच्छी कंपेयर टू चली, हिज फादर। कंपेयर टू हिज फादर इज नोवेयर ना। तो दैट इज योर पर्सनल लक एंड सर्कमस्टेंसेस। देखिए उस वक्त क्या था, अप टू 95 कंपटीशन कुछ नहीं था, थोड़ा सा पायरेसी का था, अदरवाइज टेलीविजन चैनल्स नहीं थे उस वक्त। 95 के बाद आपके मूवी चैनल्स बन गए 96 97 से। दैट मूवी चैनल्स बहुत इफेक्ट किया। उसके बाद पायरेसी भी क्या हुआ कि क्वालिटी अच्छा हो गया, क्योंकि डीवीडी बनने लग गए। तो पहले क्या, पायरेसी जो था वो थर्ड क्लास वीडियो आते थे। उसके बाद पायरेसी भी बहुत सॉलिड पिक्चरें हैं, मतलब बहुत खूबसूरत प्रिंट्स डीवीडी में पायरेटेड मिल रहने लगे। तो ऑल दीज थिंग्स अफेक्टेड द बिजनेस, राइट। और लोगों का टेस्ट भी बदल गया। कॉस्ट इतना बढ़ गया कि देखिए उसी वक्त आप देखने जाएंगे तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने अपना दुकान बंद कर दिया, जैसे चोपड़ा, नासिर साहब, जिप्पी सिप्पीज, कितने आप नाम लीजिए, और सब ने पिक्चरें बनाना कम कर दिया या बंद कर दिया, और नए लोग आ गए। नए लोग जो आए, फिर अंडरवर्ल्ड का भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, कॉर्पोरेट्स आ गए, और देखिए कॉर्पोरेट्स ने अनाप शनाप पैसे देना शुरू कर दिया। अब ये हाल हुआ कि कुछ सालों के बाद वो, उनके पास पब्लिक का पैसा था, वो भी गायब हो गया। आज एक भी कॉर्पोरेट भी नहीं है। आप देखिए डिज्नी वाले, डिज्नी का कंपनी था यूटीवी, अब वो यूटीवी बंद हो गया। यूटीवी बंद हो गया। इरोस का हाल खराब है। रिलायंस, जो अनिल अंबानी ने रिलायंस शुरू किया, उसका जीरो हो गया। जीरो हो गया। इतने बड़े लोग जो मतलब हजारों करोड़ लेके आए, उनका बैंड बज गया, तो फिर हम क्या चीज है? वेरी ट्रू। सो इट इज अ डिफरेंट। आपने टेलीविजन में सक्सेसफुल शो किया स्टार प्लस के लिए? जी, मैंने दिल विल प्यार व्यार बनाया था, वो बहुत सक्सेसफुल था सोनी टीवी के ऊपर। उसके बाद मैंने बनाया था अंतरिक्ष और कालचक्र स्टार के लिए। स्टार के लिए जी, उसमें एक्चुअली उनका बहुत दिल विल प्यार व्यार तो बहुत सक्सेसफुल था। आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आज भी लोगों को याद है इतने सालों के बाद, 25 साल हो गए, 26 साल हो गए। अंतरिक्ष और कालचक्र दोनों सब्जेक्ट बहुत हिट हो जाता अगर वो चैनल अपना कहानी का पूरा सोल बदल दिया उन्होंने। तो वो इंटरफियरेंस की वजह से, चैनल इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। अब उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने सेलेक्ट किया जो अच्छा लगा, उसके बाद तुम चेंज क्यों कर रहे हो भाई? शुरू होने से पहले ही चेंज कर दिया। मैं उनसे यही सवाल पूछा, भाई तुमने सेलेक्ट क्यों किया ये सब्जेक्ट? क्योंकि तुमको अच्छा लगा। अब तुम बोल रहे हो कि इसको चेंज करो। क्यों चेंज कर रहे हो? बिगाड़ रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं, ऐसा है, ये ऐसा है, हमारा R&D है, हमारा मार्केटिंग टीम है, उनको ऐसा लगता है। बोला तुम्हारा मार्केटिंग टीम को तुम फेंक दो यार। क्योंकि नहीं चली वो दोनों सब्जेक्ट जो सुपर हिट हो सकती थी, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स थे भाई। एक चैनल जो
नंबर 1 to 60 शोज उनके चैनल पर था, स्टार्स टीवी। वो चैनल में मुझे एक वीक के अंदर चांस मिल गया। एकता कपूर वाज रेनिंग एट दैट टाइम ऑन दैट स्टार, करेक्ट। और उसके बीच में मुझे अगर एक वीक के अंदर एक चांस मिला, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा था अच्छा सब्जेक्ट। लगा था। अब वो सब्जेक्ट क्यों चेंज कर रहे हो तुम? नो नीड टू पोक द नोज। नो नीड टू चेंज इट। एंड इट वाज अ मैक्सिकन सीरियल का जो स्टोरी था। मैक्सिकन कल्चर हमारा कल्चर एकदम मिलता जुलता है। ओके। इतना ही है कि हमारे यहाँ सेक्स कम दिखाते हैं, वहाँ सेक्स ओपनली दिखाते हैं। ओपनली दिखाते इतना ही, सिर्फ इतना सा फर्क था, बाकी तो कल्चरली सेम टू सेम है। मैंने बोला यार वो बहुत अच्छे से कैरेक्टराइजेशन है, टेरिफिक बना हुआ है। आपके जिसने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, उन्होंने पूरे 80 एपिसोड्स देखे हैं, उसके बावजूद, और वो उसके बाद वो चली गई चैनल छोड़कर, फिर नए लोग जो आए वो चेंज करवाया। मैंने बोला आप लोग प्लीज देखिए ना, ओरिजिनल देखिए, सामने है आपके पास, देख के बाद में डिसीजन लीजिए। देखने का टाइम नहीं है, चेंज करने का टाइम है। चेंज करके बैंड बजा सो दिया। यू ऑल स्टॉप एवरीथिंग दैट तो फिल्म उसके बाद टेलीविजन मेकिंग। हाँ मैं फेड अप हो गया। मैंने बोला यार एक तो कोई जानता भी नहीं है कौन क्या बनाया है, बोलना पड़ता है कि मैंने दिल विल प्यार प्यार बनाया, अदरवाइज किसको मालूम है। एक अच्छा शो है, जो मुझे जानते हैं वो लोग मुझे आज भी बोलते हैं, 25 साल के बाद भी बोलते हैं, यार तुम क्यों कॉमेडी नहीं बनाते हो, इतना I अच्छा knew बना। that show and I have seen it. हाँ। That's why I asked you. सो देन आई थॉट मजा नहीं है इसमें। और आजकल जो मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट जो है, उसमें अगर बाई चांस फ्लॉप हो गया तो आप खत्म हो गए। खत्म हो गए। तो इसलिए मैंने सोचा बंद करो। और मेरा फॉर्चुनेटली डबिंग का बिजनेस बहुत हाँ, अच्छा I है। was coming to that point only. जी, तो डबिंग हम लोग डबिंग ने, में आपने बहुत शानदार काम किया है। जी जी, तो ये इसमें इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा, कैसे शुरुआत हुई? जी 93 में हमको एक आउट ऑफ द ब्लू यूनिवर्सल पिक्चर्स ने अप्रोच किया कि आप डबिंग करना चाहेंगे इंग्लिश टू हिंदी, तमिल, तेलुगु। मैंने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे। तो जुरासिक पार्क वो फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म इंडियन लैंग्वेजेस में डब होने वाली थी, तो हमने किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। हिंदी, तमिल, तेलुगु सब लैंग्वेजेस में सुपर डुपर पर हिट क्या हुआ। आपको इसकी नॉलेज थी डबिंग के बारे में? नहीं, फिल्म मेकर्स हैं वो तो इजी है उतना हमारे है, लिए। हाँ। और उसके पहले हमने आराधना डब किया था। यस। As soon as I finished my graduation in 75, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो आराधना फ्रॉम हिंदी टू बंगाली था। 74 में अमानुष सुपर डुपर हिट हो गई, हिंदी बंगाली थी। तो फिर डैड ने सोचा कि नेक्स्ट हिंदी बंगला पिक्चर बनने से पहले आराधना को डब करके देखते हैं। तो उन्होंने डब किया, जिसमें नॉट ओनली वर द सॉन्ग्स एंड I mean, songs were also dubbed in Bengali. अच्छा, आराधना रिलीज हुई थी 79 में, और ये रिलीज हुई 75, 6 साल के बाद। आराधना सुपर हिट थी बंगाल में, बंगाली वर्जन भी सुपर हिट हो गई। सो दैट वाज अ ह्यूज फेदर इन द कैप। आराधना 79 में या 69 में? 69 में, हाँ। सॉरी। और ये आराधना डब्ड बंगाली वर्जन 75, नहीं Okay. 69 69 में रिलीज हुई 69 थी? और ये 75, हाँ। 69 और 75 आफ्टर फ्यू इयर्स। after few years. So after 6 years it released and it became a hit. तो वो एक्सपीरियंस ऑफ डबिंग तो फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर था ही। उसके बाद में ये मौका मिला और ये भी बहुत अच्छे से हुआ। इसमें थोड़ा बहुत डैड भी हेल्प किया, मैं तो था ही थ्रू आउट। और हमारे डायरेक्टर जो लीला घोष थी वो भी बहुत काबिल थी। मिल मिला के हमने बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट दिया। उसके बाद every film of Universal Pictures, almost every film of Paramount Pictures, every film All of big Marvel, banners, Paramount and Universal. हाँ, every Marvel movie, almost every Marvel movie, 2-4 छोड़ के हमने डब किया है, and they have been huge successes. So we have put in our hard work in the dubbing, and they have stuck to us, all the studios. Oh wow. It was profit earning venture. Yes, everything has been profit earning, and it's individually It each was a project. very big challenge. Oh yeah, it was a big challenge. It was a big challenge. It was also a big risk at that moment because उनको चाहिए था Dolby Digital, Okay.
इंडिया में डॉल्बी डिजिटल कोई स्टूडियो नहीं था, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अभी एक फिल्म डब कर रहा हूँ, आगे बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा तो किसी को पता नहीं। और मुझे उस वक्त काफ़ी लाखों में खर्चा करना पड़ता था, तो मैंने वो रिस्क लिया, मैंने गैम्बल लिया कि भाई करते हैं। हिंदी फिल्म में तो नहीं बनती थी डॉल्बी डिजिटल, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो एक नया बिजनेस शुरू हो गया, डबिंग ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स इनटू हिंदी। सेकेंड एडवांटेज ये हुआ कि जितने बड़े प्रोडक्शंस थे जो बॉम्बे में बना रहे थे बड़ी फिल्में, तो वो लोग भी सोचा कि क्यों ना, अभी डॉल्बी डिजिटल अवेलेबल है इंडिया में, आराधना में, तो हम अपनी पिक्चरें भी डॉल्बी डिजिटल में बनाएं। तो वो बिजनेस भी आने लग गया, तो बिकॉज डबिंग स्टूडियो का बिजनेस जो, तो इस तरह से इट वाज अ विन विन सिचुएशन। ऊपर वाला मेहरबान तो सब ठीक ठाक So रहता you है। are quite established in this. Yes, we are amongst the 3-4 big studios doing the localization work, and we are doing it in all languages. आज हमारा चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, अरे वाह, त्रिवेंद्रम में, हर जगह में, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। who बॉम्बे में helps you in this? I have a full team. Okay. Full team. बॉम्बे में we have Bengali, Marathi, हिंदी, all these languages. So, अभी जैसे बीस्ट 5 लैंग्वेज में किया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी। अरे वाह, तो पंजाबी भी बॉम्बे से किया। सो इट्स गॉड हैज बीन काइंड। next generation of yours, anyone? My both sons are educated in US. One did his PhD from UCLA, and one did his master's in business from USC. Both are the top universities, top colleges in US. उसके बाद वो लोग को लाइफ इतना अच्छा लगा अमेरिका में कि वो लोग ने बोला हम यहाँ रहेंगे, अच्छा, तो वो वहाँ सेटल्ड तो है। वहाँ सेटल्ड हो गए। तो मैंने मेरे छोटे बेटे से पूछा, बड़ा बेटा तो कंप्यूटर साइंस में PhD किया था, तो वो तो आने वाला नहीं था। छोटे को मैंने पूछा, भाई तूने तो बिजनेस मैनेजमेंट किया, तू तो रह जा, क्योंकि हमारा एक तो डबिंग बिजनेस वाज डूइंग वेरी वेल। अब हमारे 42 फिल्म्स का IPRS है, जो मतलब IP है, तो वो भी है, फिर प्रॉपर्टीज हैं, फिर हमारा केमिकल इंडस्ट्री है, हम लोग केमिकल और बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर नाइस। करते थे, जो मेरी वाइफ देखभाल करती थी, तो दैट वाज आल्सो डूइंग वेरी वेरी वेल। तो जस्ट ड्यूरिंग कोविड वी सोल्ड इट, बिकॉज माय वाइफ सेड, हमने बेटों से पूछा भाई तुम लोग का चांस है, बोला नहीं चांस नहीं है, अगर आएंगे भी तो हमको केमिकल का बिजनेस नहीं करना है, दो इट वाज अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल, Yeah. मोर प्रॉफिट देन ऑल माय अदर बिजनेसेस। तो उन्होंने बोला नहीं, तो हमने तो Can't फिर say anything, new generation. नहीं, everybody should Yeah, do of what they course. like to do. तो then my wife said कि मैं अभी एज भी हो गया मेरा, तो बेच देती हूँ। मैंने बोला बेच दो। तो बेच ओहो, दिया, बेच दिया उन्होंने। बेच दिया। ओके, क्या, फैक्ट्री चलाना भी बहुत डिफिकल्ट काम है। आप चोरी करो तो आपके पीछे पुलिस लगेगी, यहाँ आप जॉब क्रिएट कर रहे हो नेशन के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हो, लोगों के लिए भलाई कर रहे हो, और आपके पीछे 10 इंस्पेक्टर लगे हैं, एयर पोल्यूशन वाला, फायर पोल्यूशन वाला, वाटर पोल्यूशन वाला, ड्रग वाला। हम आपने एक गलती नहीं किया है, आप एक पैसे का चोरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं आप चोरी करो, आप हमको पैसा दो। ये क्या तरीका है भाई? आपके बहाने उनको मिलेंगे। ये डायलॉग बोला उन्होंने, ये सर्विस टैक्स था उस वक्त, तो वो बोलता है एक्साइज था, तो बोलता है कि हमने बोला कि भाई हमारा सब कुछ क्लीन है, तो हमको जरूरत क्या है आपको देने का? अरे साहब, सब लोग आप ब्लैक करते हैं, आप भी करो, हमको भी पैसा दो, हम भी खुश, आप भी खुश। मुझे नहीं करना है ब्लैक का धंधा। तो ये तो तरीका है। कहाँ थी आपकी फैक्ट्री ये? तारापुर में। तारापुर। ओहो, so that's why. So then she got fed up. She said, "Yeah, now at 65, she was 65 that time. So she said that at 65, I don't want to
Okay. हैंडल ऑल दिस नॉनसेंस। आज तक मैंने किया। You must be visiting to your Sajna in USA. Yeah, once a year I visit them, once a year they come They down. come here. Yeah. They're doing very well, they're very happy. I asked my younger son कि भाई तू क्यों जा रहा है, तू हमारा इतना कुछ है। That dad, what is more important, money or good life? मैंने बोला good life, then why are you asking a dumb question? मैंने बोला get lost, don't come back. Oh. So, and my grandson is doing extremely well, his son. Oh. How old is he? He is just 10 years old, but he is a genius. At 2 years back, 2 years back, he made a story. कि Dad, दादू, I have made a story. तो मैंने बोला क्या He है speaks story? Bengali or English only? नहीं, इंग्लिश। तो मुझे स्टोरी सुना है, मैंने बोला इसका स्टार्ट मिडिल एंड सब कुछ है, एंड टोटली इट गोज इनटू अनदर गैलेक्सी। Oh God. कि two kids, they run away from home and they get into a rocket and they go to another galaxy, and there are aliens, animals and some other aliens, good aliens and bad aliens, और उसके बीच में किस तरह से बचाते हैं। उधर रॉकेट क्रैश हो जाता है, तो अब रॉकेट वापस आने के लिए रॉकेट नहीं है, तो वहां उनको रहना पड़ेगा, और यहाँ से अर्थ से अभी नया रॉकेट बन के उधर जाएगा, उनको What imagination. रेस्क्यू करके लेके आएगा। वो किस तरह से, मैंने बोला ये 8 साल का बच्चा, ये तो मुझे लगता है मेरे डैड रीबर्थ होके आ गया है। मैं वही बोलने वाली थी कि ये तो शक्ति दा की कॉपी लगती है। बिल्कुल। और वो क्लास में अब मैथमेटिक्स में इतना अच्छा है कि उसका प्रोफेसर, उसका जो टीचर है, क्लास टीचर, ये तो मतलब 4 साल पहले की बात है, वो जब 6 साल का था। वो मैंने वीडियो देखा कि आदित्य, यू गॉट 625 out of 650. The second highest is 525. A big difference. I bow to you. अब सोचो 6 साल के बच्चे को एक 30 साल का टीचर बाव करके सलाम कर रहा है। अमेजिंग। अब वो स्विमिंग करता है, इंडियन लड़का अमेरिकन के साथ compete कर रहा है। He is amongst the 50 best in California. Oh, in his age group. It's not an easy task. Not at all. For an Indian boy, and he's not very tall. He's like, I'm just a short fellow, and he's better than my height, I'm sure. But he is not very tall. He's not very. उनके मतलब compared to Americans, he is small. Americans are very taller. Yeah, and he is in their groups, in their top groups. मतलब relay में आदित्य, you must be there. So you know that is something कि Americans के साथ आप compete करके swimming में खास करके. Par excellence. So that is fantastic. Super. उसको बुलाऊं क्यों मैं? Happiness ultimately matters. And they both of them are living in the best places. One lives in Santa Monica, one lives in West Hollywood, adjoining Beverly Hills. तो उसके बंगले से 10 कदम आगे जाओ तो Beverly Hills है. Oh, so nice, so nice. Why disturb them from there? Yeah. Let them be happy there. And he himself said, "Na, good life is more important than money." So Yeah. enjoy. And both of them are earning very well also. Of course. Yeah, on their own. Of course. और यहाँ तो है जो है वो तो है ही उसका ही। बिल्कुल। तो असीम दा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो चेंजेस हुए, आपने अपने पापा की उंगली पकड़कर आप फिल्म इंडस्ट्री में आए जी, उनके साथ फिल्में देखी, निर्देशन देखा, प्रोडक्शन देखा, कई तरह के अनुभव से आप गुजरे जी। उसके बाद आपने खुद फिल्म बनाई। पिछले 50-60 सालों में फिल्म इंडस्ट्री में आपने ऐसे वेगली तो कहा है मुझे, बट आई वांट अ डेफिनेट आंसर फ्रॉम यू। क्या बदलाव आप देख रहे हैं? इसके बाद इससे जुड़ा ही सवाल है कि इस वक्त फिल्में नहीं चल रही है, जो गोल्डन पीरियड हमने शक्तिदा की फिल्मों में देखा, जो म्यूजिक देखा, हार्ट एंड सोल, पुटिंग हार्ट एंड सोल इन द फिल्म, वो अब नहीं देखने मिल रहा है। तो व्हाट कुड बी द scene behind this? What could be the reasons? I in fact very strongly feel that I know the reasons. कुछ देर पहले कहा था कि एक जो स्पेशल एफर्ट जो रंग लाती है, एक रिहर्सल करके किशोर कुमार, रिहर्सल करके अशोक कुमार, रिहर्सल करके राजेश खन्ना, जी,
ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिए हैं, अमिताभ बच्चन तक और अमजद खान ने जहाँ थोड़ा स्पेशल अटेंशन दिया वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो एक तो वो लैकिंग हो जाता है आज, क्योंकि आज जो भी मेकर्स हैं वो खुद मेकर्स अपना पैसा नहीं लगाया है। आज एक कॉरपोरेशन है जिसने पैसा लगाया है, उसको ABCD नहीं मालूम है क्रिएटिविटी का। जो क्रिएटर है वो अब उसके ऊपर वो बोलेगा लेफ्ट तो हमको लेफ्ट जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला टेलीविजन सीरियल मैं जब बना रहा था मुझे लॉट्स ऑफ इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस ने मार डाला। मैंने बोला नहीं करना है मुझे, जब जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो क्यों करूं। मेरे बेटे भी वैसे ही हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए अमेरिका चले गए। सो दिस इज वन वेरी बिग फैक्टर। और खुद का थोड़ा सा कुछ लगना चाहिए रिस्क, ताकि वो आदमी मेहनत ज्यादा करे। अरे उसका पैसा लगा है ठीक है मैं कर देता हूँ, पैसा कमाओ खत्म कर। वो एटीट्यूड भी गड़बड़ है। मेरा पैसा लगा है तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, वो भी होना चाहिए। ये एक तो ये फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि आज देखिए हर ऑल द गुड प्रोजेक्ट्स ऑफ हॉलीवुड आर डब्ड इन हिंदी और इंडियन लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेजेस। अब मैं या आप हिंदी फिल्म क्यों देखेंगे? एक स्पेशलिटी क्या है हिंदी फिल्म में कि मैं हिंदी, क्योंकि मुझे You तो इंग्लिश। immediately connects with our language, our culture. नो बट we are making films today which are more like western films. We are not True. making Indian films. True. Mostly we are making westernized We are films. missing family entertainers. Exactly, I'm coming to that. Another very good question you pointed out. So now what is happening, I'm seeing a lower budgeted English film in Hindi film. I understand English, you understand English, we will see an English film. Why should we see? Or we will, if we don't understand English that well, we'll see the dubbed version. Why do I want to see a Hindi film? I have a very big reason for that. Their films don't have music. Our films have music. I go to see a Hindi film for its fantastic songs. I feel like seeing Bobby today again and again. What lovely songs. I want to see all the old films of up to 1995, 2000 also, Hindi films, because of their fantastic songs. लास्ट 10 साल में आप 10 गाने मुझे दिखा दीजिए, सुना दीजिए जो अच्छे हैं हिंदी फिल्मों में। नहीं है तो मैं क्या देखने जाऊं हिंदी फिल्म में? आजकल तो फिल्मों में म्यूजिक ही गायब सा हो गया। म्यूजिक ही गायब है। तो जो चीज स्पेशली हिंदी फिल्म को चलाती है वही एलिमेंट को आप खींच के निकाल दिया। अब फिल्मों में म्यूजिक अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी कहानियां आप जो बनाते हैं वो वेस्टर्नाइज्ड हैं, उसमें हिंदी एलिमेंट्स ही नहीं है। तो हिंदी एलिमेंट्स डालने से आपका रोमांटिक, देखिए गाने अच्छे होते हैं रोमांटिक गाने, रोमांस डालिए ना तो फिर अच्छे गाने बनेंगे। अब अच्छे गाने बनेंगे तो आज भी आप दोबारा जाएंगे, एक बार नहीं 5 बार। मुझे पता है लोग आराधना का रूप तेरा मस्ताना देखने के लिए 10-10 बार देखा फिल्म। आज क्या है जो 10 बार देखेंगे? That was bold song, नहीं? Whatever. I just give you one example. There are True. hundreds, thousands of good songs thousands those days. गाइड बोलिए, राज कपूर की फिल्में बोलिए, फिरोज खान की फिल्में, नासिर हुसैन की फिल्में, सबकी फिल्मों में, विजय आनंद की फिल्मों, songs used to be fantastic. Again and again you wanted to see those. But now that the songs have disappeared, what am I going to see the film again for? So these are the 2-3 factors. Another thing is, why are Korean serials doing well across the globe? Across the globe. Across the globe. आप स्टडी कीजिए कोरियन, बिकॉज आई एम डबिंग अ लॉट ऑफ कोरियन सीरियल्स। तो मैं तो आई एम डीलिंग विद इट एवरी डे, एंड व्हेन आई एम सीइंग कोरियन सीरियल्स ऐसा लगता है यार मैं 60s की हिंदी फिल्म देख रहा हूँ। वही एलिमेंट्स, वही रोमांस, वही फैमिली रिलेशनशिप्स, भरपूर इंडियन फिल्म्स का पूरा एलिमेंट्स आपको कोरियन। मैं सोचते रहता हूँ यार हम लोग इससे भाग गए और ये लोग कोरिया लेके आके पूरा वर्ल्ड में इंडियन मसाला है उसमें, टोटल इंडियन मसाला है। ओह, आई हैव नेवर सीन। आप देखिए आपको लगेगा आप 60s की फिल्में देख रहे हैं। 1955 से 1975 की फिल्में, हिंदी फिल्में देख रहे हैं।
दैट इज द रीजन इट इज सो ह्यूज अ हिट, बिकॉज स्टोरीज कुछ भी हो, बट उसके जो फैमिली रिलेशनशिप्स, इमोशंस, वो सारे वही एरा के हैं जो हम बना चुके हैं। हम उससे निकल गए। हम उससे निकल गए, भाग गए, कहाँ भाग गए पता नहीं, न घाट के न घर के। True. तो आप वो लेके आइए और हिट हो जाएगी पिक्चर। और ये बजट जो है, पागल जैसा बजट। अब मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर इस कमाई डायरेक्टर से ज्यादा है। ये क्या अरिथमेटिक है भाई? तो ऐसा कैसे कि एक हेयर ड्रेसर पूरे पिक्चर में 2 करोड़ लेके चली गई? व्हाट नॉनसेंस इज दैट? You might know, na, Deepika Padukone is out of one major film. I don't remember the name of the film. लेकिन दीपिका पदुकोण को, इनका नाम क्या था, एनिमल के डायरेक्टर, जो भी है, उन्होंने दीपिका पदुकोण को लिया नहीं। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि दीपिका पदुकोण ने एक लंबा चौड़ा बजट दिया। 4 हेयर ड्रेसर, 4 मेकअप आर्टिस्ट, ड्राइवर, फैशन स्टाइलिस्ट। वो उनके इर्द गिर्द 10 बॉडीगार्ड्स। हाँ अरे यार, कौन आपको मारने आ रहा है? एक बॉडीगार्ड रखो ना, बहुत हो गया। 4 बॉडीगार्ड, 10 बॉडीगार्ड, और सबको अभी प्राइवेट जेट्स में जाना है। हाँ। और मेकअप वैन का एक दिन का भाड़ा है 50,000 रुपया। अरे ये कौन सा तरीका है? फिल्म में 4 स्टार हो तो 4 वैनिटी वैन चाहिए। 8 हो तो 8 वैनिटी वैन 50,000 का, और पर्दे पर कुछ नहीं है। एवरी पेनी स्पेंट शुड बी ऑन द स्क्रीन, नॉट एब्सोल्युटली। ऑल दिस पैराफेरनेलिया कि खाना आ रहा है पेरिस से, लंच का बिल हो गया 20,000 रुपया। ये कोई तरीका होता है? ये हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, इसीलिए तो फिल्म के ऊपर खर्चा दिखता नहीं है, यही सब खर्चे निकल जाते हैं। प्राइवेट जेट में जाना है कहीं, प्राइवेट जेट में जाते हैं, उसका 20 लाख रुपया, आने का खाली प्लेन वापस आता है उसका 20 लाख रुपया। ये क्या तरीका होता है? तो ऐसी फिल्म हमको बनाना ही नहीं है। आपके जमाने में, आई मीन व्हेन योर फादर वाज रूलिंग द इंडस्ट्री, उनके दौर में ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं था। नहीं, नहीं, क्योंकि बड़े बड़े स्टारों के साथ उन्होंने काम किया। जी जी, ठीक है। शम्मी जी, सब सब शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, या अमिताभ बच्चन, जीनत अमान। हाईएस्ट पेड एक्टर्स। हाँ, नहीं, हम लोगों का बजटिंग इस तरह से होता था, 100 रुपीज अगर आपका कवरेज है तो 20 रुपया एक्टर्स को जाता था, 20 रुपया मार्केटिंग, प्रिंट्स, पब्लिसिटी, उसमें 40 निकल गए। 40 रुपया फिल्म पे लगता था, 80 रुपया, 20 रुपया हमारा प्रॉफिट मार्जिन वगैरह वगैरह। जो अगर हिट हो जाए तो ठीक है, अगर फ्लॉप हो जाए तो वो 20 रुपया गया तो 80 रुपया मुझे मिल गया वापस। अब क्या हुआ है कि एक्टर और पैराफेरनेलिया 60-70 रुपया लेके जा रहा है। आपके पास बचा क्या है पिक्चर बनाने के लिए? कुछ नहीं। ऑल मेजॉरिटी स्टार्स आर चार्जिंग 100 crores। Whatever, 100 crores, 200 crores, जो भी है, बट दैट इज नॉट द वे ना। पिक्चर है, हर पिक्चर चल सुपर हिट तो नहीं होती है ना, चलती तो। आप बड़े बड़े स्टार्स को लेके भी तो पिक्चर फ्लॉप ही होता है। फ्लॉप ही होती, वही ना, मतलब फिल्में चलने का रेशो बहुत कम है, बहुत कम फ्लॉप होने का ज्यादा है। है। अब सलमान खान की कितनी फिल्में फ्लॉप हो गई, शाहरुख की भी पठान से पहले 2-3 फिल्में फ्लॉप हो गई, आमिर खान की भी फिल्में फ्लॉप हो गई, धुरंधर के पहले उसका कितने फिल्म फ्लॉप हो गए, उसके बाद धुरंधर आई। बिल्कुल। अब धुरंधर को बेस करके वो बोले मुझे 500 करोड़ चाहिए, नेक्स्ट पिक्चर अगर नहीं चले तो 500 करोड़ कहाँ से आएगा? तो वन शुडंट बी, द कॉस्ट्स हैव गॉन हेवायर। वो कॉस्ट प्लस पैराफेरनेलिया व्हिच इज नॉट ऑन द स्क्रीन, मेकअप वैन, मेकअप मैन, फैशन स्टाइलिस्ट, हेयर स्पॉट ड्रेसर, बॉय, अभी उसका क्या स्पॉट बॉय। क्वालिफिकेशन है? उसका 5,000 10,000 रुपया पर डे। ड्राइवर उसका 10,000 पर डे। 10,000 में तो आपको पूरा आधा महीना मिल जाएगा, तो उसको 10,000 किस लिए पर डे दे रहे हो? Film scenario has tremendously changed, no? That is the reason the costs are failing, everything is failing. True. And when you are making a movie in 20% of the on the screen is 20%, वो 80% has gone waste on, I mean, okay, actors are included in that, but
It should have been 20%, not 80%, not Absolutely. 70%. Absolutely. Yeah. So that is why it cannot survive, just cannot survive. Impossible to survive. Same is the case with today with even regional films. I was talking to some people about regional films. वो उनका भी हाल बहुत बुरा है. वो 2-4 फिल्में चल जाती है, उसका ही नाम आपको पता चलता है, लेकिन जो 80% नहीं चलती है उसके बारे में पता भी नहीं है आपको. पता भी नहीं. और उसमें जो है कि उसने 10 करोड़ लगाया, 10 करोड़ गायब. उसने 40 करोड़ लगाया, उसका 40 करोड़ गायब. 10 करोड़ बोलने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसको कमाने में आपका जिंदगी निकल जाती है. जिंदगी निकल जाती है. तो फिर बिल्कुल. क्या बिल्कुल, करेंगे उसके बारे में. बिल्कुल. और आप ये नहीं गिनना चाहिए कि 5 फिल्में सुपरहिट हो गई, उसने इतना कमाया. उसके साथ में जो 95 फिल्म नहीं चली, उसका तो बैलेंस शीट देखो. वो तो जरूरी है ना. वो सरवाइव कैसे करेंगे. सर्वाइवल के लिए तो पूरा इंडस्ट्री को देखना पड़ता है. बिल्कुल. अच्छा, वो भी देखिए. और एक चीज है जो पब्लिक नहीं जानते हैं. 500 करोड़ का बिजनेस हुआ. अब ये 500 करोड़ में आधा तो निकल गया थिएटर रेंटल. 500 करोड़ जब दिखता है फिगर, उसमें से 250 करोड़ मिला. 250 करोड़ मतलब 500 करोड़ तो आज तक 10 फिल्मों का बिजनेस हुआ है. बाकी तो कितना कम है. So those figures are also, it is wow, 500 crores. It is not 500 crores. It is 250 crores. Absolutely. So for you, it was the right decision to, Quit filmmaking. quit the Yeah, 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 filmmaking. yeah. Because it's a one-way traffic. It's Not at it's all worth. losing and losing. It's no winning. See, all said and done, only 10% films do well. Whether it was 1945 or it is 2025. So if 10% films are going to do well, what about the 90%? What is the chance of my film coming into that 10%? So I you agree. are going towards a losing battle. Even with big stars, it is not a winning battle. They have already earned. So I They- guess they are in a safer position. They are in a very safe position. Actors are Yeah. on the ball. So they are. बिल्कुल. कुछ खास बात बतानी हो और मैंने कुछ पूछा ना हो. नहीं, you asked a lot of interesting questions. You spoke interesting. I have nothing No, to you ask. asked interesting questions, so I answered them. So it was wonderful talking to you. It was lovely talking to you too. Thank you so much, Asimda. Thank you. Pleasure Thank meeting you you. so much. Thank you.